हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल स्टोरी। प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम बेगमों का बादशाह। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर, जिसमें आप 30 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 31। आमना सामना। दीपक ने सुमन की कार का एक गेट बुरी तरह से तोड़ दिया था। ये देखकर वो सब लोग खामोश हो गए जो थोड़ी देर पहले दीपक पर हंस रहे थे। दीपक सुमन की तरफ चलकर आया। तुम्हें दूसरों को उंगली दिखाने का बहुत शौक है ना, अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरों को मिडिल फिंगर दिखाती हो। दीपक ने सुमन के हाथ की मिडिल फिंगर को पकड़कर अपने हाथ से दबाते हुए कहा। जैसे तुम्हारी गाड़ी का गेट तोड़ा है वैसे ही तुम्हारी मिडिल फिंगर भी तोड़ दूं, दीपक ने कहा। सुमन दर्द से कराहने लगी। ये देखकर राघव दीपक की तरफ बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की, राघव ने दीपक के हाथ को अपनी बहन के हाथ से हटाते हुए कहा। दीपक ने जैसे ही राघव की आंखों में देखा, राघव थोड़ा सकपका गया। उसने अपना हाथ हटा लिया। इस कॉलेज में नए हो न तुम दोनों, आज के बाद अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना आज तो तुम्हारी गाड़ी तोड़ी है, तुम्हें तोड़ने में जरा सी भी देर नहीं करूंगा, दीपक ने राघव की आंखों में आंखें डालकर कहा। और दीपक ने राघव की शर्ट पकड़ी और एक झटके में ही उसे फाड़ दिया। राघव तुरंत नंगा हो गया और दीपक ने उसकी फटी शर्ट से अपनी कार का शीशा साफ किया, जहां पर सुमन ने अपनी लिपस्टिक से लूजर लिखा था, और अपनी कार में अमन के साथ बैठकर अपने होटल के लिए निकल गया। कॉलेज के बाहर मौजूद सब लोग दीपक का ये अंदाज देखकर वकदम शॉक्ड हो गए कि ये शख्स जो 2 साल पहले एक मोटा भद्दा और डरपोक था, आज वो इतना कैसे बदल गया। उसने अपने लुक्स तो बदला ही, साथ में उसने अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज कर ली। उसने पूरे कॉलेज में तहलका मचा दिया था। सारे लोग हैरानी से ये सोच रहे थे। उस समय उस पार्टी में वो हर स्टूडेंट मौजूद था जिसने कभी न कभी दीपक को जलील किया था, और आज का ये हंगामा उन सबके मुंह पर एक बिना आवाज का तमाचा है। दीपक अपने होटल में आ चुका था और अपने रूम में चला गया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कपड़े बदलकर वो अपने बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ सुमन और राघव अपने घर शाह हाउस में। सुमन अपने कमरे में अपने बेड पर लेटकर आज हुई एक एक घटना के बारे में सोचती है। आज तक उसने जितनों के साथ प्रैंक किया, किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये जो कोई भी था बहुत ही बहादुर है। सुमन दीपक के बारे में अपने दिल और दिमाग दोनों से सोच रही थी। उसके दिमाग के हिसाब से एक लड़के को एक लड़की से ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और उसके दिल मुताबिक उसके दिल में दीपक उसके सपनों का वही राजकुमार है जिसके वह सपने देखा करती है। उसके आसपास बहुत सारे लड़के घूमते फिरते रहे हैं। बहुतों ने तो सुमन को प्रपोज भी किया है, और ऐसे लड़के सुमन को कभी पसंद नहीं आए, लेकिन आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो उसके अहम को चोट पहुंचा सके, उसके घमंड को चूर चूर कर सके, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, जिसके सामने खुद सुमन की जबान बंद हो गई। वही है सुमन का सपनों का राजकुमार। अब फैसला हो चुका था। दिल और दिमाग की जंग में दिल ने बाजी मार ली थी। सुमन के दिल में अपने होने वाले शहजादे की तस्वीर साफ थी। मतलब सुमन को भी प्यार हो गया था दीपक से। लेकिन एक परेशानी थी, सुमन को उसका नाम नहीं मालूम था। यही सब सोचते हुए कब सुमन की आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह जब सुमन उठी तो नए सवेरे के साथ उसके दिल में बहुत सारी उमंगें थी। वो अपने रूम से बाहर निकली और अपनी कार के पास गई। उसने कार के उस टूटे हुए हिस्से को छुआ जहां दीपक ने पंच मारा था। वो नीचे झुकी और उसने उस जगह को चूम लिया। आज सुमन बहुत खुश थी। आज वो कॉलेज में उस अनजान लड़के से मिलेगी जिसे वो चाहने लगी है। दूसरी तरफ दीपक नहाकर तैयार हुआ और अपने रूम से बाहर निकल आया और अपनी कार के पास खड़ा हो गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे चल रहे एक आदमी पर पड़ी। उसने उसी की फैक्ट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उस आदमी को देखकर अचानक दीपक को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने फैक्ट्री के वर्कर्स से वादा किया था कि वो फैक्ट्री में आकर सब मजदूरों की रुकी हुई तनख्वाह देगा। वो अपनी कार में बैठा और फैक्ट्री की तरफ निकल गया। जब वो फैक्ट्री पहुंचा, वर्कर्स किसी मामले पर बहस कर रहे थे। हमारे नए मालिक भी पुराने मालिक जैसे ही हैं। मैं बोल रहा हूं हमें फैक्ट्री के बाहर सड़क पर धरने पर बैठना चाहिए। सड़क जाम कर दो ताकि जब पुलिस आए तो हम अपनी मांग रख सके, एक मजदूर ने कहा। दीपक ने फैक्ट्री के बाहर खड़े गॉड से पूछा, क्या हुआ चाचा, ये लोग किस मसले पे बहस कर रहे हैं? साहब, आपने पिछले हफ्ते मेरे जरिए वादा किया था कि आप उनकी सारी रुकी हुई पगार लौटा देंगे, लेकिन आप तो आज आए हैं, वो गार्ड बोला। मैं इसलिए ही तो आया हूं चाचा, दीपक ने कहा।
दीपक फैक्ट्री के अंदर चला गया। जब वो मैनेजर रूम में गया तो उसने देखा कि फैक्ट्री का मैनेजर कुछ कागजों में उलझा हुआ है। दीपक ने रूम बाहर से खटखटाया। आ जाइए, वो मैनेजर बोला। दीपक अंदर आया और उस मैनेजर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो मैनेजर दीपक की तरफ देखते हुए बोला। काफी बिजी लग रहे हैं आप, दीपक ने उस मैनेजर से कहा। आपको क्या काम है बताइए, वो मैनेजर बोला। वो मैनेजर अभी भी उन कागजों में उलझा हुआ था। ये देखकर दीपक को बहुत अच्छा लगा कि उसकी फैक्ट्री का मैनेजर बहुत मेहनत से काम कर रहा है। इस फैक्ट्री की सालाना इनकम कितनी है? दीपक ने सवाल किया। ये सुनकर उस मैनेजर का मुंह बन गया। ये पूछने वाले आप कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। फैक्ट्री पर छापा मारने आए हैं। कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, घाटे में चल रही है ये फैक्ट्री। ये कहकर वो मैनेजर चुप हो गया। दीपक सोचने लगा कि सुधाकर ने फैक्ट्री को गड्ढे में डाल दिया। मैं कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, बल्कि मैं इन फैक्ट्री का नया मालिक हूँ दीपक बोला। ये सुनकर अचानक वो मैनेजर खड़ा हो गया। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो मैनेजर बोला। सर, आने से पहले आप बता देते, मैं तैयारी कर लेता। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि हमारी फैक्ट्री घाटे में चल रही है? दीपक ने सवाल किया। जब से हमारे बड़े मालिक का देहांत हुआ है, उस कमीने सुधाकर ने फैक्ट्री का सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया, वो मैनेजर बोला। तुम्हारे बड़े साहब का कोई फैमिली मेंबर नहीं है? दीपक ने सवाल किया। पता नहीं सर, लेकिन इतना पता है कि उनका एक बेटा था, और जब से मालकिन का देहांत हुआ तब से उसका भी कोई पता नहीं है, वो मैनेजर बोला। दीपक का सौतेला बाप सुधाकर कभी भी उसे फैक्ट्री में आने नहीं देता था, इसलिए ही फैक्ट्री का कोई भी वर्कर उसे पहचान नहीं सकता और न ही ये मैनेजर दीपक को पहचानता है। दीपक ने कुछ सोचा और अपने पास से एक फोटो निकालकर टेबल पर रख दी। उस मैनेजर ने वो फोटो देखी और एकदम चौंक कर बोला, ये फोटो तो हमारे बड़े साहब और उनकी फैमिली की है, ये आपके पास कैसे आई? ये दोनों मेरे माँ बाबा है, और जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। मेरा पूरा नाम दीपक सक्सेना, सन ऑफ लेट मिस्टर दिवाकर सक्सेना, और मेरी माँ का नाम मिसेज लेट यशोधरा दिवाकर सक्सेना है, दीपक ने कहा। यह सुनकर तो वो मैनेजर खुशी से पागल हो गया। बाबा, आप कहाँ थे? आपको पता है आपकी फैक्ट्री का उस सुधाकर ने कितना बुरा हाल कर दिया है, वो मैनेजर बोला। आप चिंता मत काका, मैंने अब उन सबसे ये फैक्ट्री हमेशा के लिए वापस ले ली है, और अब ये फैक्ट्री दोबारा पहले जैसी चलेगी, दीपक ने कहा। वैसे फैक्ट्री को कितना नुकसान हुआ है? दीपक ने सवाल किया। बाबा, अगर 50 करोड़ रुपयों इंतजाम हो जाए तो सारे फैक्ट्री दोबारा पहले जैसी चलने लगेगी और सब मजदूरों की सैलरी भी उन्हें दे दी जाएगी, वो मैनेजर बोला। दीपक ने अपना फोन निकाला और रॉयल बैंक में फोन करके फैक्ट्री के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए डलवा दिए। एक काम करना काका, सब मजदूरों की पगार डबल कर दो, और पिछले जितने महीने की पगार बाकी उसके दोगुने पैसे उन्हें दे दो। ये सुनकर वो मैनेजर बहुत खुश हुआ कि उसके बड़े मालिक भी बिल्कुल ऐसे ही थे। मैंने इस फैक्ट्री के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए डलवा दिए हैं, अब ये फैक्ट्री आपके हाथ में है, इसे आमान तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, दीपक ने मैनेजर से कहा। वो मैनेजर 45 साल का एक अनुभवी इंसान था, और दीपक के पापा ने जब ये फैक्ट्री शुरू की थी तब से वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, इसलिए तो सुधाकर के फैक्ट्री हथियाने के बाद भी उसने कभी भी फैक्ट्री नहीं छोड़ी, और न ही कभी कोई बेईमानी की, और ये बात दीपक को उस मैनेजर को देखकर समझ में आई कि किस तरह से वो अपने काम में लगा हुआ था। दीपक फैक्ट्री से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर चला गया। वो मैनेजर चलकर बाहर आया और उसने सब वर्कर्स को इकट्ठा किया। आज फैक्ट्री में हमारे नए मालिक आए थे, और खुशी की बात यह है कि आपकी पिछले कई महीनों से जो पगार रुकी पड़ी है वो आज आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी, और वो भी दोगुनी। हमारे नए मालिक ने हम सबको तोहफा दिया है। ये सुनकर तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, सब वर्कर्स खुशियां मनाने लगे। रुकिए रुकिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए, वो मैनेजर सबको शांत करते हुए बोला। और दूसरी खुशखबरी है, अगले महीने से आप सबकी पगार डबल की जाती है। ये बात सुनकर तो जैसे मुर्दों में जान आ गई हो। सब वर्कर्स खुशी मनाने लगे। चारों तरफ ऐसा माहौल था जैसे कई महीनों की सड़ी गर्मी पड़ने के बाद जैसे बारिश हो गई हो। दूसरी तरफ दीपक अपनी कार में बैठकर अपने होटल आ गया। उसके होटल में कोई ऐसा शख्स बैठा था जिसे देखकर दीपक हैरान हो गया, और उसकी नजर जब दीपक से मिली तो वो बबई दीपक को वहां देखकर बहुत हैरान हुआ। कौन था वो जिसे दीपक देखकर हैरान है? और कौन था वो जिसने दीपक के उस 5 स्टार होटल में होने की उम्मीद नहीं की थी? और उन दोनों के हैरान होने की असल वजह क्या थी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 32।
दीपक की इंक्वायरी। दीपक ने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके होटल में उसे वो लड़की नजर आएगी और न ही उस लड़की ने उम्मीद की थी कि उसकी मुलाकात दीपक से यहाँ होगी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमन थी, वही सुमन जिसकी कार का गेट दीपक ने तोड़ दिया था। सुमन के साथ कुछ सहेलियां, उसका भाई और उसके भाई के दो दोस्त थे। आज उन सबने मिलकर होटल ब्लू शाइन में लंच करने का प्लान बनाया था। उन्होंने इस होटल का बहुत नाम सुना था कि ये दिल्ली का बेस्ट होटल है, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस होटल का ओनर एक 25 साल का यंग लड़का है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही ये होटल खरीदा है। दीपक ने सुमन की तरफ से नजर हटाई और किसी से फोन पे बात करने लगा और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। सुमन दीपक को बस देखे ही जा रही थी, और ये बात राघव के एक दोस्त ने नोटिस करी, और वो भी वहां देखने लगा जहां सुमन देख रही थी। वहां पर एक लड़का बैठा है जो राघव के उस दोस्त का नाम था विराज, और वो सुमन को पसंद करता था। विराज को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि जिसे वो चाहता है वो किसी दूसरे की तरफ प्यार की नजर से भी देखे। इसी वजह से उसने सामने बैठे हुए एक अनजान लड़के को अपना दुश्मन बना लिया था, और वो अनजान आदमी कोई कर नहीं बल्कि वो था दीपक। विराज ने मन ही मन दीपक को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। उसने अपना फोन निकाला और चुपके से दीपक की कुछ तस्वीरें ले ली। सुमन अभी भी दीपक को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। दीपक को भी इस बात का एहसास हुआ कि सुमन उसे देख रही है। दीपक ने उसे इग्नोर किया और होटल के अंदर चला गया। सुमन और उसके साथियों ने खाना खत्म किया और पेमेंट करके वहां से चले गए। होटल से बाहर आने के बाद विराज ने अपने फोन से दीपक के फोटोज किसी को सेंड किए और उससे कहा कि इस बंदे की मुझे सारी डिटेल चाहिए। सुमन, उसकी सहेलियां और उसके भाई के दोस्त सब लोग आगे आगे चल रहे थे। तभी अचानक सुमन ने अपने सर पर टिपली मारी और बोली, मैं अपना फोन अंदर भूल आई हूँ, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ, आप सब वेट कीजिए। ये कहकर सुमन वापस होटल के अंदर चली गई। वो रिसेप्शन पर आई। वहां पर रिसेप्शनिस्ट था। हेलो मैम, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वहां उस टेबल पर एक लड़का बैठा हुआ था, वो कहाँ है? सुमन ने उसी टेबल की तरफ इशारा करते हुए बताया। सुमन ने उस रिसेप्शनिस्ट को दीपक का हुलिया भी बताया। मैम, वो तो इस होटल के मालिक हैं, वो रिसेप्शनिस्ट बोला। ये सुनकर तो सुमन चकरा गई। क्या ये लड़का इस होटल का ओनर? सुमन हैरान होते हुए सोचने लगी। क्या हुआ मैम, मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ, वो रिसेप्शनिस्ट बोला। नहीं, वैसे उनका नाम क्या है? सुमन ने सवाल किया। उनका नाम दीपक है, रिसेप्शनिस्ट बोला। क्या आप मुझे उनका पर्सनल नंबर दे सकते हैं? सुमन ने आग्रह किया। सॉरी मैम, सर ने मना किया है किसी को भी उनका पर्सनल नंबर देने के लिए, वो रिसेप्शनिस्ट बोला। ये सुनकर सुमन कुछ निराश हो गई। फिर वो होटल से बाहर आ गई। उसने देखा उसके साथी अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उनके साथ वापस चली गई। दूसरी तरफ विराज अपने फोन पर किसी का फोन आने का इंतजार कर रहा था। अचानक उसका फोन बजा। हेलो बॉस, आपने जो फोटो भेजा था मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। इसका नाम दीपक सक्सेना है। सुमन मैम जिस कॉलेज में पढ़ती है, ये भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसका सौतेला बाप भी उसे पसंद नहीं करता था। 2 साल पहले उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया और अचानक ये गायब हो गया। लेकिन अब जब ये 2 साल बाद वापस आया तो इसने होटल ब्लू शाइन खरीद लिया। और फोन के दूसरी तरफ वाला बंदा कुछ बोलता इससे पहले ही विराज ने उसकी बात काट दी। क्या कहा तूने? होटल ब्लू शाइन इसने खरीदा है? इसका मतलब ये ही है होटल ब्लू शाइन का मालिक? क्या तू सच बोल रहा है? तेरी इंफॉर्मेशन पक्की है? विराज ने सरप्राइज होते हुए पूछा। यस बॉस, मेरी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की है। और एक बात और है, कल रात इसने ही सुकन मैम की कार को तोड़ा था और सुमन मैम के साथ बदतमीजी की थी। फोन की दूसरी तरफ से वो आदमी बोला। ये सुनकर तो विराज आग बबूला हो गया। अचानक खुद को शांत करके उसने उस आदमी से पूछा, एक काम कर, पहले तो ये पता लगा कि 2 सालों तक वो था कहाँ, और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? विराज ने है कहकर फोन काट दिया। विराज का पूरा नाम विराज सिन्हा है। वो एक अमीर बाप की औलाद है। वो हमेशा से सुमन को पसंद करता आया है, लेकिन कभी भी उससे अपने दिल की बात कह न सका। और इसी उधेड़बन में उसने बहुत सारे गुंडों और बदमाशों से कॉन्टेक्ट्स बना लिए ताकि जो कोई भी सुमन के नजदीक जाए तो विराज उसे मार तोड़कर सबक सिखाए। और उसने ऐसा किया भी। एक बार एक रेस्टोरेंट में सुमन अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी। तभी उस रेस्टोरेंट के एक वेटर से गलती से सुमन की ड्रेस पर पानी गिर गया। मामला उसकी वक्त शांत हो गया, लेकिन इसकी खबर किसी के जरिए से विराज को लग गई। अगले दिन विराज ने उस वेटर को किडनैप कर लिया और अपनी फैक्ट्री में लाकर उसे इतना मारा कि वो बेचारा गरीब अपने दोनों हाथ पैरों से अपाहिज हो गया, जिस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और वो बेचारा अपने परिवार का अकेले पेट पालने वाला था। दीपक अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को बड़े गौर से देख रहा है। अचानक उसे अपना वो समय याद आ गया कि जब कॉलेज की लड़कियां उसे देखकर घिन से थूक देती थी, तब उसका दिल अंदर से रोता था।
लेकिन आज लड़कियां उसके पीछे पागल हो चुकी हैं। सबसे पहले तृप्ति अग्रवाल, उसके बाद सुप्रिया बंसल, उसके बाद उषा सिंघानिया और अब ये अनजान लड़की। लेकिन सच तो ये है, जब से तृप्ति ने उसे अपने बॉयफ्रेंड शरद से पिटवाया था तब से उसका इस प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव जैसी चीजों से दिल हट गया और अब उसने जिंदगी भर शादी न करने की कसम खा ली। दीपक ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉलेज के प्रिंसिपल उसे कॉल कर रहे थे। हेलो दीपक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन के दूसरी तरफ से प्रिंसिपल सर की आवाज आई। जी कहिए सर, दीपक ने कहा। दरअसल इस साल हमारे कॉलेज और आरएस कॉलेज के बीच बॉक्सिंग मैच होने वाला है, लेकिन इस साल हमारा खिलाड़ी शरद बॉक्सिंग खेलने लायक नहीं है। उसके कोच ने बताया कि तुमने सिर्फ एक पंच में उसे नॉकआउट कर दिया था। आप ज्यादा बात घुमाए नहीं, बल्कि जो कहना है वो साफ साफ कह दीजिए। दीपक, आपको हमारे कॉलेज की तरफ से बॉक्सिंग मैच खेलना होगा, प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन सर मैं कैसे खेल सकता हूँ? पहली बात तो मैं अब आपके कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, और दूसरी बात मैंने कभी बॉक्सिंग नहीं की, दीपक ने सफाई देते हुए कहा। आप उसकी चिंता न कीजिए, आपका एडमिशन कल ही हो जाएगा, और बाकी रही बात बॉक्सिंग खेलने की तो हमारे कोच सर आपको सिखा देंगे कि रिंग में आपको कैसे परफॉर्म करना है, प्रिंसिपल ने कहा। सर आप इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? दीपक ने सवाल किया। दरअसल इस मैच के लिए ऊपर से ऑर्डर है। अगर हम अपनी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं उतारते तो आने वाले सालों में हमारा कॉलेज किसी भी तरह की एक्टिविटी में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वैसे तो हम कोई भी बॉक्सर रिंग में उतार सकते हैं, लेकिन सामने वाला बॉक्सर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। उसके हाथों से कई बॉक्सर मारे जा चुके हैं। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम एक ही पंच में शरद जैसे को धीर कर सकते हो, तो तुम्हारा मुकाबला कोई वही कर सकता। इसलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, प्लीज दीपक अपने कॉलेज को डूबने से बचा लो, प्रिंसिपल सर विनती करते हुए बोले। ठीक है सर, आपके लिए और कॉलेज के लिए मैं ये रिस्क उठाने को तैयार हूं, दीपक ने कहा। वैसे मैच कब है? दीपक ने सवाल किया। मैच अगले महीने की 12 तारीख को है, यानी अब से ठीक एक महीना बाद, प्रिंसिपल बोला। ठीक है, मैं कल से ट्रेनिंग शुरू करता हूं, ये कहकर दीपक ने फोन काट दिया। अगले दिन दीपक स्पोर्ट्स वियर और स्पोर्ट्स शूज पहनकर कॉलेज जाने के लिए अपने रूम से निकला। अचानक उसे वहां उसका दोस्त मैनेजर अमन मिला। क्या बात है भाई, लगता है तूने योगा क्लास ज्वाइन कर ली, अमन चौंकते हुए बोला। मैं कॉलेज जा रहा हूं, अगले महीने होने वाले बॉक्सिंग मैच में मैंने हिस्सा लेने का फैसला किया है, दीपक बोला। क्या क्या बात कर रहा है तू? अबे तू तो पूरे कॉलेज में छा जाएगा। सही है, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, अमन ने कहा। अब ज्यादा पका मत, मुझे जाने दे, दीपक बोला। प्लीज सर, जाइए, अमन ने मजाकिया अंदाज में कहा। दीपक अपनी कार में बैठकर अपने होटल से कॉलेज के लिए निकल गया। अब क्या होगा? क्या दीपक जीत पाएगा बॉक्सिंग मैच? क्या होगा जब उसका अपोनेंट उसके सामने आएगा? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 33, बॉक्सिंग मैच। दीपक स्पोर्ट्स वियर और शूज पहनकर अपनी कार से कॉलेज के लिए निकल गया। जब दीपक कॉलेज पहुंचा तो कैंपस में उसे उसकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखे। दीपक सपोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्पोर्ट्स रूम के गेट के बाहर उसे राघव दिखाई दिया। उनके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। राघव ने उम्मीद भी नहीं की थी कि उसकी मुलाकात उस शख्स से हो जिसकी आंखों में उसने ज्वाला देखी थी, और उसे देखकर तो राघव का बुरा हाल हो गया था। राघव अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। दीपक स्पोर्ट रूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर अलग अलग स्पोर्ट के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही जल्द इस कॉलेज में स्पोर्ट्स डे अनाउंस होने वाला था। दीपक सीधे बॉक्सिंग के कोच मिस्टर माइकल के पास आ गया। गुड मॉर्निंग सर, दीपक ने कोच से कहा। गुड मॉर्निंग, आओ दीपक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कोच माइकल ने कहा। चलो सबसे पहले तुम्हारी पावर एंड स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, कोच माइकल ने कहा। कोच माइकल दीपक को एक हैवी बैग के सामने ले गए। चलो दीपक, इस बैग पर अपनी पूरी ताकत से हिट करो। कोच ये बात जानते थे कि दीपक बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने एक ही पंच में शरद जैसे ट्रेंड बॉक्सर को हरा दिया था। शरद ने पिछले 5 सालों से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। आने वाले समय में वो बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनने वाला था, लेकिन कोई उसे इतनी आसानी से हरा देगा ये उसने सोचा भी नहीं था। पूरी ताकत से हिट करो, दीपक ने कहा। हाँ दीपक, अपनी पूरी ताकत से हिट करो। दीपक ने फाइट पोजीशन ली और एक जोरदार पंच उस हैवी बैग पर मारा। पंच इतना जोरदार था कि हैवी बैग के चिथड़े हो गए। बैग फटने की आवाज इतनी ज्यादा कि पूरे हॉल में गूंज गई। सब एथलीट्स नजर आवाज की दिशा में थी। सब ये देखकर हक्के बक्के रह गए। ओ भाई, ये अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा देगा। आज तक यहाँ ऐसा कोई बॉक्सर नहीं आया जिसने एक पंच में हैवी बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। वहां पर शरद के कुछ दोस्त भी मौजूद थे, जिनका ये देखकर बुरा हाल हो गया था। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक आम आदमी के मुकाबले इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 100 गुना ज्यादा है, यानी ये किसी भी बड़े से बड़े बॉक्सर को चुटकियों में हरा सकता है।
लेकिन फिर भी इसे ट्रेनिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि रिंग में जाने के बाद इसे बॉक्सिंग के नियम भी मालूम होने चाहिए, नहीं तो इसे बॉक्सिंग से बाहर भी किया जा सकता है। अब से ठीक के महीने बाद बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ये जरूर जीतेगा, कोच माइकल सोच रहे थे और अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। दीपक की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग का पहला दिन। आज कोच माइकल ने दीपक को बॉक्सिंग की बेसिक नॉलेज दी, और जब दीपक पहले दिन की ट्रेनिंग पूरी करके रूम से बाहर आ रहा था तब बाहर उसकी मुलाकात सुमन ने हो गई। सुमन उसे देखकर एकदम खिल गई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सुमन ने दीपक से कहा। दीपक ने सुमन को कुछ देर हैरानी से देखा और फिर बोला, जी बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो दरअसल बात यह है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पे चल सकते हैं? दीपक कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़की की आवाज आई। सुमन। उस लड़की ने सुमन को पुकारा। सुमन और दीपक ने उस लड़की की तरफ देखा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तृप्ति थी। तृप्ति से नजर मिलते ही दीपक ने अपनी नजरें हटा ली, लेकिन तृप्ति वैसे ही उसे देखे जा रही थी। तृप्ति भूल गई थी कि वो किस काम से आई है। सुमन ने तृप्ति को दीपक को निहारते हुए देख लिया, और वो तृप्ति को गुस्से वाली नजर से देखने लगी। तभी उसने तृप्ति के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, किस सोच में खो गई? सुमन ने तृप्ति से कहा। नहीं, कुछ भी तो नहीं, तृप्ति ने कहा। मैं चलता हूं, मुझे जरूरी काम है, दीपक बोला। तृप्ति, इनसे मिलो, ये मिस्टर दीपक, वो जो होटल ब्लू शाइन है उसके ओनर है, सुमन बोली। ये सुनते ही तृप्ति चौंक गई। ये तो सभी ने सुन रखा है कि होटल ब्लू शाइन का मालिक एक नौजवान लड़का है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि वो दीपक ही है। तृप्ति को तो ऐसा लग रहा था कि इन 2 सालों में दीपक को शायद कोई चिराग का जिन मिल गया है, जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया, या फिर कोई छुपा हुआ खजाना उसके हाथ लग गया है। तृप्ति फिर से सोच में पड़ गई। दीपक बाहर आया और अपनी कार में बैठकर चला गया। ऐसे ही पूरे 1 महीने तक दीपक ने ट्रेनिंग ली, और फिर मैच का दिन भी आ गया। बॉक्सिंग मैच दिल्ली शहर की एक मशहूर जगह सीपी में होना था। दीपक और उसके ओपोनेंट के पोस्टर्स भी चारों तरफ लगे हुए थे। दीपक ये देखकर हैरान था। उससे तो ये कहा गया था कि एक छोटा सा मैच होना है 2 कॉलेजेस के बीच, लेकिन यहाँ तो चैंपियनशिप हो रही है, और उसका इनाम भी है, लेकिन इसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है? दीपक ये सोचने लगा। उसने एक बड़े से बोर्ड पर लिखा देखा, दिस बॉक्सिंग मैच स्पॉन्सर्ड बाय सिन्हा ग्रुप ऑफ कंपनीज। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सिन्हा ग्रुप के मालिक को क्या सूझी इस एक छोटे से बॉक्सिंग मैच में पैसा लगाने की, कुछ तो अंदर की बात है। दीपक का सोचना बिल्कुल सही था। सिन्हा ग्रुप का मालिक का नाम है मिस्टर किशोरी सिन्हा। ये है विराज सिन्हा के बाप, और दिल्ली में ही नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में इनका बिजनेस फैला हुआ है, और इस मैच में पैसा लगाने की मुख्य वजह है उनका बेटा विराज सिन्हा। दरअसल ये उसका ही प्लान था। जब उसके बंदे ने दीपक की जानकारी निकाली तो उसे ये भी मालूम पड़ा था कि कुछ दिन पहले दीपक ने अपने कॉलेज के एक 5 साल से रहे चैंपियन शरद को सिर्फ एक पंच में रिंग से बाहर फेंक दिया था। तब उसके मन में आया कि क्यों न इसे बॉक्सिंग रिंग में सबक सिखाया जाए। अगर बॉक्सिंग रिंग में किसी की मौत हो जाना एक आम बात है, और विराज इससे आसानी से बच सकता है, और साथ में वो दीपक से सुमन के साथ की गई बदतमीजी का बदला भी ले लेगा। उसने दीपक के कॉलेज पर दबाव डलवाया कि किसी भी तरह वो दीपक को बॉक्सिंग के लिए कन्विंस कर ले। बस फिर क्या था, प्रिंसिपल साहब का फोन पहुंच गया दीपक की तरफ। बाकी तो सबको मालूम है कि क्या क्या हुआ। और हाँ, एक और बात, दीपक के साथ लड़ने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद विराज सिन्हा ही है। विराज एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट बॉक्सिंग का चैंपियन रह चुका है, और फाइट के दौरान चोट पहुंचना उसकी हॉबी है, और आज भी वो यही करने वाला है। दीपक अंदर चला गया, साथ में उसके कोच माइकल भी थे। मैच कुछ देर में शुरू ही होने वाला है। तुम्हें पता है कि भविष्य में तुम एक लाजवाब बॉक्सर बन सकते हो, कोच माइकल ने कहा। जी, लेकिन मुझे बॉक्सर नहीं बनना है, दीपक बोला। तो तुम क्या बनना चाहते हो? कोच माइकल ने सवाल किया। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, दीपक बोला। काश कि तुम एक बॉक्सर ही बन जाओ। तुम नहीं जानते दीपक, तुम्हारी स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, कोच माइकल ने मन में सोचा। ये तो कोच जानते हैं कि दीपक की स्किल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन ये बात दीपक और उसके दोस्त अमन के सिवा कोई नहीं जानता कि पिछले 2 सालों में दीपक ने अपने शरीर को मजबूत बनाना कहां से सीखा, और वो जगह थी जुंगा कबीला। जुंगा कबीले नहीं उसे उसकी जिंदगी का मकसद दिया। दीपक ये सब सोच ही रह था कि इतने में रिंग में जाने का टाइम हो गया। कोच माइकल दीपक को लेकर रिंग के पास पहुंच गए। रिंग में दोनों प्लेयर उतर गए। दीपक और विराज आमने सामने थे। रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दिया, और फिर रेफरी की घंटी के साथ मैच शुरू हो गया। दोनों खिलाड़ी आमने सामने सके दूसरे को हराने के लिए बेताब। सबसे पहले विराज ने पहले पंच से शुरुआत की, लेकिन दीपक आसानी से उस पंच को डॉच कर गया। दूसरा पंच दीपक ने मारा, विराज भी उसके मुक्के से आसानी से बच गया। ऐसे ही मैच चल रहा था। दूर पब्लिक में बैठी हुई कुछ नजरें उस मैच को बहुत ही बेसब्री से देख रही थी, और ये नजरें किसी और की नहीं बल्कि उसी के कॉलेज की लड़कियां, तृप्ति, सुमन, उषा,
सुप्रिया और न जाने कितनी लड़कियां थी, और सबकी सब एक दूसरे से अनजान अलग अलग रो में बैठी थी और बस दुआ कर रही थी कि बस दीपक ही जीते। इधर रिंग में घमासान चल रहा था, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर पंच बरसा रहे थे। हालांकि दीपक विराज को एक सेकंड में हरा सकता था और अपनी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा ही वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कोच माइकल ने बॉक्सिंग के रूल्स बता रखे थे जिनके दायरे में रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ विराज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और किसी भी तरह वो दीपक को नॉकआउट कर दे। अब दीपक को मारने का ख्याल उसके दिल से निकल चुका था, अब बस वो जीतना चाहता है। अब क्या क्या होगा मैच का परिणाम? क्या दीपक जीतेगा या विराज उसे सबक सिखाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इसका अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 35। विजेता। दीपक और विराज दोनों ही आपस में भिड़े हुए थे। हालांकि दीपक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था और विराज अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक चुका था। 5 राउंड गुजर चुके थे लेकिन लड़ाई का कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा था। तभी घंटी बजने की आवाज आई, यानी 5वां राउंड भी खत्म हो गया। दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने कानों में जाकर बैठ गए। ऐसा लगता है जैसे किसी पत्थर के इंसान से लड़ रहा हूं मैं। मेरे किसी भी ताकतवर पंच का उस पर कोई असर नहीं हो रहा और न ही वो खेल खत्म करने को तैयार है। शायद वो मेरे साथ खेल रहा है, विराज हौंकते हुए अपने कोच से बोला। कुछ भी करके तुम बस उसे हरा दो, विराज के कोच ने कहा। दूसरी तरफ कोच माइकल ने दीपक से कहा, अब लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है, अब एक ही बार में इसे नॉकआउट कर दो। दीपक ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया। फिर घंटी बजी और दोनों प्लेयर्स फिर से रिंग के बीच में आ गए। इस बार दीपक ने राघव को मौका नहीं दिया और एक ही पंच में राघव नॉकआउट हो गया। दीपक जीत गया और दीपक के जीतने पर वो चारों लड़कियां खुशी से पागल हो गई। रेफरी ने दोनों प्लेयर्स का हाथ पकड़कर दीपक का हाथ हवा में उठाया और कहा, आज के इस मैच के विजेता हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीपक सक्सेना। चारों तरफ तालियों का शोर उठ गया। अचानक राघव की नजर सुमन पर चली गई। सुमन खुशी से चहक रही थी। राघव ये देखकर हैरान हो गया। अगर वो जीतता तो वो खुश होती क्योंकि वो उसके दोस्त की बहन है, लेकिन एक अनजान आदमी जिसने उसकी कार तोड़ी और उसके साथ बदतमीजी की, ऐसे आदमी के लिए सुमन खुश कैसे हो सकती है? राघव सोच सोचकर पागल हो रहा था। इनाम की राशि 20 लाख रुपये। दीपक को स्टेज पर बुलाया गया। स्टेज पर एक 50 साल के बूढ़े आदमी थे जिन्हें अपने हाथों से विजेता को इनाम देना था। उनका नाम ठाकुर लखन सिंह था। कपड़ों से वो गुजराती लग रहे थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो काफी नामी गिरामी शख्सियत हैं, क्योंकि उनके साथ कम से कम 10 बॉडीगार्ड्स थे। दीपक ने उनके हाथ से इनाम लिया और अपना हाथ सीने पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। दीपक ने रेफरी से माइक मांगा। रेफरी ने दीपक को माइक दिया। दीपक ने माइक पर एक जरूरी अनाउंसमेंट की। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने हमारा ये खेल एंजॉय किया, उन सभी को हम सब की तरफ एक प्यार भरा नमस्कार। ये इनाम भले ही मैंने जीता है लेकिन इसका असल हकदार मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरे द्वारा जीती गई ये सारी रकम मैं अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनके विकास के लिए दिल्ली सोसाइटी में डोनेट करता हूँ। ये कहकर दीपक माइक रेफरी को देकर स्टेज से नीचे उतर गया और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा बॉक्सिंग स्टेडियम गूंज उठा। दीपक अपने कपड़े बदलकर वहां से निकला, तभी वहां पर सुमन ने उसे रोक लिया। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था तुम बॉक्सर हो कि जब तुमने मेरी कार का गेट तोड़ा था। और एक बात बताऊं, जिसे तुमने हराया वो कोई मामूली बॉक्सर नहीं है, बल्कि वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग का किंग है और उसने एक बार नेशनल लेवल चैंपियन को हराया था, सुमन ने कहा। एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी कार तोड़ी, तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे बॉडीगार्ड को भी मारा, उसके बावजूद भी तुम मुझसे बात कर रही हो? दीपक ने सुमन की आंखों में आंखें डालकर कहा। दीपक की आंखों में सुमन पूरी तरह से खो गई। क्या हुआ मिस, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया आपने? दीपक ने सवाल किया। एकदम सुमन को होश आया और वो दीपक से बोली, जब से मैंने होश संभाला तब से ऐसा कोई भी मर्द नहीं देखा जो मेरे गुरूर को चकनाचूर कर सके, मेरे घमंड को तोड़ सके, मेरे दिल में हलचल मचा सके। तुम पहले ऐसे मर्द हो जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली, मेरे दिन का चैन छीन लिया और मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। आखिरी लाइन सुमन ने दीपक के सीने पर उंगली फिराते हुए कही। ये सुनकर दीपक हल्का सा निराश हुआ, लेकिन उसने सुमन को देखते हुए एक मुस्कुराहट दी और उसका हाथ अपने सीने से हटाकर नीचे कर दिया और अपनी कार में बैठकर चल दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद दीपक ने कार रोकी और उसकी कार में कोच माइकल आकर बैठ गए। दीपक ने उन्हें कॉलेज छोड़ा और अपनी कार से अपने होटल के लिए निकल गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ काले कपड़ों में लोग लेटे पड़े हैं और कुछ लोग एक बूढ़े आदमी पर बंदूक ताने खड़े हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ठाकुर लखन सिंह थे, जिनके हाथ से दीपक ने 20 लाख का इनाम प्राप्त किया था। दीपक जल्दी से गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर वो ठाकुर लखन सिंह के पास भागने लगा।
भागते भागते उसने जमीन से कुछ पत्थर उठा लिए और उन सभी बंदूकधारियों पर निशाना साधने लगा, और एक एक करके दीपक ने उन सभी बंदूकधारियों को ढेर कर दिया। दीपक ने ठाकुर साहब को मरने से बचा लिया। दीपक ठाकुर साहब के पास पहुंचा। सर, आप ठीक तो हैं? दीपक ने ठाकुर साहब से सवाल किया। मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरे सारे गार्ड्स को इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। दीपक नीचे पड़े सब बॉडीगार्ड्स को चेक करने लगा। उनमें सिर्फ 3 लोगों की सांसें चल रही थी। दीपक ने सोचा कि एम्बुलेंस को फोन करूंगा तब तक देर हो जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं इन तीनों को और सर को अपनी कार से ले जाऊं। दीपक ये सोच ही रहा था, इतने में वहां पर 10 से ज्यादा और बंदूकधारी आ गए। तुम दोनों अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ नीचे अपना सर झुकाकर बैठ जाओ। वो बंदूकधारी इससे पहले कुछ कहता, इससे पहले दीपक ने महज चंद लम्हों में उन सबके हाथों से बंदूकें छीन ली, और ये काम इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में न आया। दीपक ने उन तीनों गार्ड्स को अपनी गाड़ी में बैठाया और ठाकुर साहब के साथ वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में उन तीनों गार्ड्स को भर्ती कराया गया। ठाकुर साहब को भी कुछ चोटें आई थी और डॉक्टर ने उनकी ड्रेसिंग कर दी थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियों की लाइन लग गई। उन गाड़ियों में ठाकुर लखन सिंह जी का पूरा परिवार आया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती राधा सिंह जी, उनका बड़ा बेटा आकाश सिंह, छोटा बेटा विकास सिंह, सबसे छोटी बेटी मयूरा सिंह थी। बापू, आखिर क्या हुआ था आपके साथ? ठाकुर साहब के बड़े बेटे ने सवाल किया। मैं गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ जा रहा था, तभी कुछ ब्लैक ड्रेस पहने हुए गुंडों ने मेरा रास्ता रोका। जब मेरे गार्ड्स उनके सामने गए तो उन्होंने एक ही झटके में सारे गार्ड्स को मार गिराया। इतने में वहां पर ये बहादुर बच्चा आ गया और इसने उन सबका एक ही झटके सफाया कर दिया। ठाकुर लखन सिंह जी ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। आकाश सिंह ने दीपक की तरफ घूरते हुए देखा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। आकाश, छोड़ो उसे, ठाकुर साहब जोर से चिल्लाए। लेकिन आकाश ने ठाकुर साहब की बात को नजरअंदाज किया। मुझे तो लगता है कि तूने ही मेरे बापू पर हमला करवाया है, और हमारी सिंपथी हासिल करने के लिए तूने मेरे बापू की जान बचाने का नाटक किया, आकाश ने दीपक का गिरेबान पकड़े हुए ही कहा। दीपक ने एक झटके में आकाश के हाथों को झटक दिया। आपका दिमाग खराब है, मैंने आपके पिताजी की जान बचाई और मुझे थैंक यू बोलने की बजाय आप मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। दीपक ये कहकर वहां से चला गया। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, ठाकुर साहब दीपक को पुकारने लगे, लेकिन दीपक जा चुका था। तुम्हारा दिमाग खराब है, उसने मेरी जान बचाई है, और तुमने उसके ही साथ बदतमीजी की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठाकुर साहब ने आकाश से कहा। नहीं बापू, आप खुद सोचिए, इतने लोगों से वो अकेला कैसे लड़ सकता है, और एंड टाइम पर आकर उसका आपको बचाना, ये आपको नहीं लगता कि उसकी खुद की साजिश है? नालायक, वो एक बॉक्सर है, और जिस खेल का मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया था वहां पर ये बच्चा खेल रहा था, और इसने खेल जीत लिया, और 20 लाख का इनाम इसे मिला, लेकिन इसने वो गरीब अनाथ बच्चों की ओरफेन सोसाइटी को डोनेट कर दिया, ठाकुर साहब तेज आवाज में बोले। ये सुनकर सब हैरान हो गए। हालांकि 20 लाख की रकम ठाकुर साहब की फैमिली के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन एक आम आदमी की नजरिए से अगर सोचो तो 20 लाख रुपये बहुत होते हैं, और ये बात ठाकुर साहब के परिवार वाले सोच रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दीपक कौन है और कितने बड़े कबीले का सरदार है। दीपक गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर चला गया। दीपक अपने होटल में आ चुका था और अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, कितने मतलबी और खराब लोग हैं इस दुनिया में, मदद करो तो गिरेबान पकड़ते हैं। ये कहते हुए दीपक का हाथ उसके इक्के पर चला गया और उस पर डबल टैप हो जाने पर अचानक उसमें से सुब्रमण्यम बाहर आ गया। सुब्रमण्यम ने जमाही लेते हुए कहा, क्या हुआ सर, मुझे कैसे याद किया? सुब्रमण्यम ने सवाल किया। दीपक ये देखकर हल्का सा चौंक गया। दीपक उससे कुछ नहीं बोला। क्या हुआ सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सुब्रमण्यम ने सवाल किया। नहीं कुछ नहीं, दीपक ने कहा। बताइए न सर, सुब्रमण्यम फिर से बोला। मैंने कहा न, मैं ठीक हूं, दीप के गुस्से में बोला। तभी सुब्रमण्यम एक ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और जोर से एक मंत्र बोलने लगा। उसने उस मंत्र में दीपक का नाम लिया और एकदम वो जमीन से हवा में 2 फीट तक उठ गया, और कुछ देर हवा में रहने के बाद वो नीचे आया और खड़ा होकर दीपक से बोला, सर आपने उस बूढ़े आदमी की मदद की, लेकिन उसके बड़े बेटे ने आपके साथ बदतमीजी की, इसलिए आप वापस यहाँ आ गए, यही बात है न सर? सुब्रमण्यम ने पूछा। हाँ बिल्कुल यही बात है, तुम्हें कैसे पता? दीपक ने हैरानी से सवाल किया। सर मैं ब्रह्मांड के बहुत सारे राज जानता हूँ, और साथ में आपकी हर एक समस्या का समाधान भी कर सकता हूँ, सुब्रमण्यम ने दीपक की तरफ मुस्कुराहट से देखते हुए कहा। अच्छा, तो तुम किसी के भी मन की बात जान सकते हो? दीपक ने सवाल किया। नहीं, सबके मन की बात नहीं, सिर्फ उन लोगों के मन की बात जो मेरी जबान से बोला हुआ मंत्र अपने कानों से सुने, सिर्फ उसके मन की बात, सुब्रमण्यम ने कहा। ये सुनकर दीपक कुछ सोचने लगा। अगर मैं ये मंत्र बोलूं तो मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं? दीपक ने सवाल किया।
जान सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए आपको इस मंत्र को पूरी तरह से सीखना होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। पूरी तरह से मतलब? दीपक ने सवालिया लहजे में पूछा। मतलब आपको अपने मन को शांत करना होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। कैसे कर सकता हूं मैं अपने मन को शांतम? दीपक ने सवाल किया। क्या दीपक मंत्र को पूरी तरह से सीख पाएगा? ये मंत्र सीखकर दीपक किसके मन की बात जानना चाहता है? और क्या ठाकुर लखन सिंह का बड़ा बेटा मांगेगा दीपक से अपनी बदतमीजी की माफी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 35। जुंगा कबीले में वापसी। कैसे कर सकता हूं मैं अपने मन को शांत? दीपक ने सुब्रमण्यम से सवाल किया। अपने मन से हर तरह के अच्छे और बुरे विचारों को पूर्ण रूप से निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका मन शांत होगा। और शांत मन बिल्कुल रुके हुए शांत पानी जैसा होता है, जिसमें एक हल्का सा तिनका भी लहर पैदा कर देता है। यानी हमारे मन में आई हुई एक छोटी से छोटी बात भी हमारे मन को अशांत कर देती है, सुब्रमण्यम बोला। अपने मन से विचारों को निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तब भी तो हमारा दिमाग काम करता रहता है, और आंख बंद करने के बावजूद भी सपनों के जरिए हमें तरह तरह के रंगीन दृश्य दिखाता है, हालांकि ज्यादातर अपने सिर्फ एक कल्पना मात्र होते हैं, दीपक बोला। अपने मन से हम अच्छे और बुरे विचार कैसे निकाल सकते हैं? दीपक ने सवाल किया। तपस्या करके, जिससे हमारे शरीर में असीमित शक्तियों का संचार होता है, जिससे हमारी इंद्रियां जाग उठती है, जिससे एक आम इंसान तपस्वी कहलाता है, सुब्रमण्यम बोला। दीपक जानता था कि तपस्या क्या होती है, और एक तपस्वी कितने हजारों वर्षों तक बिना किसी अन्न और जल के सेवन के सिर्फ हवा का सेवन करते हुए जीवित रहते हैं। उसके बाद ही उन्हें अनेकों सिद्धियां, असीमित शक्तियां और वरदान प्राप्त होते हैं। लेकिन एक समस्या ये थी कि तपस्या करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समय, जो दीपक के पास बिल्कुल नहीं था। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मुझे कम समय में मेरी मंजिल मिल जाए? दीपक ने सवाल किया। हाँ है, एक रास्ता है, सुब्रमण्यम बोला, और वो अपनी जेब से एक कागज और एक पेन निकालकर उस पर पेन से कुछ लिखने लगा। दीपक उसे ऐसा करते हुए बहुत ही गौर से देख रहा था। सुब्रमण्यम को ऐसा करते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे। अचानक सुब्रमण्यम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, और उसने वो कागज दीपक की तरफ बढ़ा दिया। दीपक ने देखा कि उस कागज पर लिखे हुए शब्द सुनहरे रंग में चमक रहे हैं, बल्कि सुब्रमण्यम ने तो उस कागज पर काले पेन से लिखा था। यही सोचकर दीपक के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, और सुब्रमण्यम ये देखकर समझ गया कि दीपक क्या सोच रहा है। ये कागज एक खास तरह के पेड़ की लकड़ी से बना है, और ये पेन भी उसी लकड़ी से बना है, और इसकी स्याही उस पेड़ के पत्तों से निकलने वाले रस से बनी है, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, और सोचने लगा कि किस्मत से उसे एक ऐसा दोस्त मिला है, जो उसे हर तरह की मुसीबत से निकाल सकता है। सुब्रमण्यम ने अपनी जेब से 1000 से ज्यादा कागज बाहर निकाले और वो पेन उन कागजों के साथ दीपक को दे दिया। ये मंत्र आपको इस कागज पर उतारना है, लेकिन याद रखना जैसा मैंने आपको लिखकर दिया है, बिल्कुल वैसा ही उतारना है। एक एक शब्द का एक एक अक्षर बिल्कुल वैसा ही उतरना चाहिए, वरना आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। और जब आप इस मंत्र को लिखना सीख जाएं तब 1000 बार ये मंत्र आपको दोबारा इन कागजों पर लिखना है, और जब पूरे 1000 कागज सुनहरे चमकेंगे तो उनसे निकलने वाली शक्तियां आपके मन को शांति प्रदान करेगी, सुब्रमण्यम ने बताया। इस काम को करने की कोई समय सीमा? दीपक ने सवाल किया। कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जब आप इस काम को शुरू करेंगे तब आपको ये काम पूरी तरह से खत्म करना होगा, नहीं तो सब कुछ दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा, सुब्रमण्यम ने दीपक को ये बताया। दीपक सोचने लगा, जितना आसान ये काम लगता है उतना आसान है नहीं। अब मैं जाकर सोता हूँ, और सुब्रमण्यम वापस दीपक के लॉकेट में जाने लगा, लेकिन फिर वो रुका। और एक बात और, जब आप इस मंत्र को 1000 बार लिखेंगे तो हर बार लिखने के साथ अपनी जबान से ये मंत्र दोहराना भी होगा, सुब्रमण्यम ने कहा, और ये बात कहकर सुब्रमण्यम दीपक के लॉकेट में चला गया। दीपक उस कागज को देखने लगा। उस पर लिखा हुआ मंत्र संस्कृत भाषा में लिखा था, और ये मंत्र मात्र 5 शब्दों में लिखा था। अगर मैं ये काम यहाँ शुरू करता हूँ तो हो सकता है कि कोई न कोई ऐसा काम पड़ जाए जिस वजह से मुझे अपना ये काम छोड़ना पड़े, तो ऐसे तो मैं कभी अपना ये काम पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मुझे परेशान करने वाला कोई न हो, दीपक गहराई से सोचने लगा। दीपक ने बहुत सोचा, लेकिन वो कुछ समझ न पाया। इस दुनिया में तो ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल है। दीपक ये सोच ही रहा था, अचानक उसके मन में एक जगह का ख्याल आया। जुंगा कबीला, हाँ जुंगा कबीले में ऐसी जगह हो सकती है, दीपक एकदम अपने बेड से खड़े होते हुए बोला। दीपक तैयार हुआ, और एक बैग में वो पेन और वो सारे कागज रख लिए और अपने रूम से बाहर आ गया। बाहर उसे अमन दिखा। सुन अमन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, और मेरे पीछे इस होटल का ख्याल रखना। कितने दिन लिए जा रहे हैं आप? अमन ने सवाल किया। मुझे काफी वक्त लग सकता है, और मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ,
और ये कहकर दीपक अपने होटल से पैदल निकल गया और चलते चलते वो उस कुएं के पास पहुंच गया जहां से वो इस दुनिया में वापस आया था। दीपक ने अपना लॉकेट निकाला और वो अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद वो उस कुएं में दाखिल हो गया जो जुंगा कबीले का रास्ता है। जुंगा कबीले में दीपक एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने शिवराज खड़ा था। मेरे लिए कोई आज्ञा हुकुम? शिवराज ने पूछा। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ शांति हो? दीपक ने शिवराज से सवाल किया। शिवराज ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, जी हुकुम, एक जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ शांति है और वहां पर किसी तरह का कोई शोर नहीं है। कौन सी जगह है वो? दीपक ने पूछा। जुंगा कबीले के दक्षिणी हिस्से में एक 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी है। उस पहाड़ी में जमीन से 15,000 फीट ऊंचाई पर पहाड़ के अंदरूनी हिस्से में एक गुफा है। वहां एक भयानक दैत्य रहता है जिसके कान बहुत बड़े हैं और वो ज्यादा शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ही उसने ये जगह चुनी है। अगर आप उस दैत्य को मार दे तो वो गुफा आपकी हो जाएगी और आप शांति से वहां पर अपना काम कर सकते हैं, शिवराज ने दीपक से कहा। दीपक ये सुनकर खड़ा हो गया और गाड़ी में बैठकर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। हुकुम, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? शिवराज ने दीपक से पूछा। जी शिवराज जी, पूछिए, दीपक बोला। आप उस गुफा में कितने दिन रहेंगे? शिवराज ने पूछा। मैं वहां कितने दिन रहूंगा इसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता, दीपक बोला। शिवराज ने एक नौकर को इशारा किया। वो एक बड़ी सी थाल ले आया। उस थाल में एक अलग तरह के ढेर सारे फल थे। दीपक ने फल देखे। ये क्या है? दीपक ने सवाल किया। ये हमारे कबीले का एक खास फल है। अगर आपने ये एक फल खा लिया तो आपको पूरे 3 दिनों तक न ही भूख लगेगी और न ही प्यास, और आपके शरीर की ताकत भी बरकरार रहेगी, शिवराज ने कहा। और शिवराज ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और दीपक की तरफ बढ़ा दिया। दीपक ने वो नक्शा ले लिया और वो सारे फल ले लिए और एक बैग में करके वो अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। क्या दीपक पहुंच पाएगा उस पहाड़ी तक? और क्या दीपक हरा पाएगा उस दैत्य को? और क्या वो हासिल कर पाएगा मन की शांति? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 36, दैत्य राक्षस से मुकाबला। दीपक अपना सामान लेकर दक्षिणी पहाड़ी की तरफ निकल गया था और सबसे ज्यादा परेशानी की बात थी कि उसे अपना सफर पैदल ही तय करना था। दीपक ने अपने बैग से नक्शा निकाला और उसे पढ़ने लगा। दीपक के कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने कैसे भी करके नक्शा थोड़ा समझ लिया और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे भूख लगने लगी। उसने अपने बैग से एक फल निकालकर खा लिया। फल खाते ही उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और वो और तेजी से चलने लगा। दीपक पैदल चलते हुए पहाड़ी के नजदीक पहुंच चुका था। पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा था। दीपक कुछ देर उस पहाड़ी को देखता रहा, फिर उसने अपने बैग से एक फल और निकाला और खा लिया। इस बार तो दीपक को ऐसा लगने लगा जैसे वो हवाओं को चीरता हुआ धरती से आसमान में पहुंच जाएगा। उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। वो चढ़ता गया और धीरे धीरे वो उस दैत्य की गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। दीपक ने गुफा के अंदर देखा। अंदर काफी रंग बिरंगी रोशनी हो रही थी। दीपक काफी हैरान था कि इस अंधेरी गुफा में रोशनी कैसे हो सकती है। दीपक ने चुपके से कुछ अंदर की तरफ जाके देखा। अंदर हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ था और उन पर एक भारी शरीर का आदिमानव जैसा बड़े बड़े बालों वाला और हाथी जैसे कानों वाला कोई राक्षस लेटा हुआ था। दीपक धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे दीपक अंदर बढ़ रहा था, उस राक्षस के शरीर में हलचल हो रही थी और उसके कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वो राक्षस उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर की लंबाई 12 फीट से ज्यादा थी। उसकी लाल आंखें थी जो दीपक को घूरे जा रही थी। उसकी गुर्राहट से पूरी गुफा कांपने लगी। मैं तुम्हें ये खजाना छूने भी नहीं दूंगा, वो दैत्य चिल्लाते हुए बोला। मुझे तुम्हारे खजाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये गुफा चाहिए। तुम अपना खजाना उठाओ और निकलो यहाँ से, दीपक ने उस दैत्य राक्षस से कहा। उस दैत्य को दीपक की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने दीपक पर हमला कर दिया। दीपक उस हमले के लिए तैयार नहीं था और उस दैत्य के एक वार से वो उड़ता हुआ गुफा की दीवार से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। दीपक को महसूस हुआ कि उस दैत्य की शक्तियां बहुत ज्यादा है। दीपक खड़ा हुआ और अपने सर पर टिपली मारते हुए धीरे से बोला, हर बार मैं अपनी ट्रेनिंग का सबक क्यों भूल जाता हूं कि हमेशा चौकन्ने रहो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। दीपक ने अपने कपड़ों को झाड़ा और तैयार हो गया वो उस दैत्य से लड़ने के लिए। दीपक और वो राक्षस आमने सामने थे। दोनों ही भागते हुए एक दूसरे के सामने आए और उस दैत्य ने दोबारा दीपक पर वार किया, लेकिन इस बार दीपक ने उसका वार रोकते हुए उस पर अपने मुंह से एक जोरदार अटैक किया। दीपक का हमला भी बहुत जोरदार था। उस दैत्य को तारे दिखने लगे और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। दीपक ऊपर चढ़ गया और उसके मुंह पर मुंह के मारने लगा। दीपक के हर एक मुंह से उस राक्षसी दैत्य का सर जमीन में धंसता जा रहा था। अचानक उस राक्षस के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और उस राक्षस का शरीर एक छोटे से रोशनी के पुंज में बदल गया और फिर वो एक जवान लड़के में बदल गया।
दीपक ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और काफी हैरान था। वो जवान लड़का दीपक के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। कौन ही तुम? दीपक ने सवाल किया। मेरा नाम सूर्या है और आज से आप मेरे मालिक हैं और ये सारा खजाना आपका ही है, वो लड़का बोला। दीपक ने उस लड़के की तरफ हैरानी से देखा। मुझे तुम सब कुछ बताओ, शुरू से सब कुछ, कि तुम कौन हो, राक्षस कैसे बने, और ये खजाना क्या है, सब कुछ दीपक ने उस लड़के से कहा। मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूं। आज से 600 साल पहले मैं इस कबीले के एक ताकतवर शासक की सेना का सेनापति था। उस शासक का नाम महाराज जयवर्धन था। वो बहुत ही ताकतवर जादूगर भी थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। अपनी प्रजा के लिए वो हमेशा एक मसीहा बनकर काम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे एक लकड़ी का डिब्बा दिया, उसके अंदर ढेर सारे प्रकाशमणि थे। लेकिन मुझे उस डिब्बे में क्या है ये मालूम नहीं था, लेकिन वो डिब्बा मुझे खोलने की इजाजत नहीं थी। 3 दिनों के अंदर मुझे वो किसी भी हाल में एक गांव तक पहुंचाना था। मैं अपने घोड़े से सफर पर निकल गया। रात काफी हो चुकी थी, तो एक सुनसान जगह पर मैंने अपना घोड़ा रोका। मैंने खाना खाया और जमीन पर लेट गया। वो डिब्बा मैंने अपने सीने से लगा लिया और आंख बंद कर ली। मुझे नींद नहीं आ रही थी, हालांकि मैंने पूरे दिन सफर किया था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न इस डिब्बे को खोलकर देखा जाए, आखिर इनमें ऐसा क्या है जो महाराज ने इसे उस गांव के लिए भेजा है। मैंने उस डिब्बे को खोल लिया। अचानक उस डिब्बे में से रंग बिरंगा प्रकाश निकला। मुझे पता था कि वो क्या है, वो प्रकाश मणियां थी। ये देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा अगर मैं ये प्रकाश मणि चुरा लूं और इसे उस गांव में न ले जाकर अपने साथ यहां से भाग जाऊं तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और दुनिया के किसी भी हिस्से में मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी बसर कर लूंगा। ये सोचते हुए मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं इस गुफा के अंदर मौजूद हूँ। इस गुफा में ढेर सारी प्रकाश मणियां मौजूद हैं। मैंने उस गुफा से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने मेरा रास्ता रोक दिया। मुझे एक श्राप मिला था। मेरा पूरा शरीर बदलकर एक भयानक राक्षस का शरीर बदल गया। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ ये सब मेरी उस गलती की वजह से हुआ है जो उस रात इन मणियों का लालच मन में आया था। मैं रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगा। अचानक एक तेज रोशनी में मुझे हमारे महाराज का अक्स नजर आया। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। तुमने एक गांव के गरीब लोगों का हक मारने की योजना बनाई। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुम इसी के हकदार हो, महाराज के अक्स ने कहा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लालच ने मुझे सदा के लिए कैदी बना दिया। क्या मेरा कोई प्रायश्चित होगा? उस राक्षस ने महाराज से सवाल किया। तुम अपनी सारी जिंदगी इन मणियों की हिफाजत करोगे। तुम्हारे शरीर की शक्तियों के सामने दुनिया का कोई भी इंसान टिक नहीं पाएगा। जो कोई भी लालच में इन मणियों को हासिल करने की कोशिश करेगा, तुम इन्हें मौत के घाट उतार दोगे। तुम्हारे सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होगी। जो कोई भी इन मणियों के करीब आने की कोशिश करेगा, तुम उनके कदमों की आहट से उन्हें पहचान लोगे। एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो द्वंद्व युद्ध में तुम्हें हरा देगा। उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और इन प्रकाश मणियों का हकदार भी वही होगा, महाराज के अक्स ने कहा। और ये कहकर वो अक्स गायब हो गया। ये थी मेरी बीती हुई कहानी। अब आप ही मेरे मालिक है और मणियां भी आपकी हैं, सूर्या बोला। तुम आज से आजाद ही और ये मणियां तुम ही रख लो, दीपक ने सूर्या से कहा। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारे महाराज का हुक्म है, सूर्या बोला। तो ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए मैं इस गुफा में रहूंगा और मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए कुछ दिनों तक मुझे जरा सा भी परेशान न करना, दीपक ने सूर्या से कहा। जी मालिक, सूर्या ने जवाब दिया। दीपक ने अपने बैग से वो पेन और वो सारे कागज निकाले और अपना काम शुरू कर दिया। दीपक उस मंत्र को लिखता जा रहा था, लेकिन कागजों पर कोई भी सुनहरी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। दीपक लगातार उस कोशिश में लगा हुआ था और ऐसा करते हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के बिल्कुल भी असर नजर नहीं आ रहे थे। पूरी गुफा में बस कागज ही कागज नजर आ रहे थे। अचानक एक कागज पर लिखते हुए कागज में से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। दीपक ये देखकर मुस्कुराने लगा। अब मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ये कहकर दीपक मुस्कुराया। अब आगे क्या करेगा दीपक? क्या वो सूर्या को गुलाम के रूप में स्वीकार करेगा? क्या सूर्या भी सुब्रमण्यम की तरह ही चमत्कारी होगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 37। दीपक को मिली मन की शांति। दीपक जो कार्य करने के लिए इस गुफा में आया था, उसका पहला चरण वो पूरा कर चुका था। अब बारी थी दूसरे और आखिरी चरण की। दीपक कुछ देर बैठकर सोचने लगा और फिर उसने अपने बैग से 2 फल निकाले और एक फल सूर्या की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा फल वो खुद खाने लगा। सूर्या ने जब वो फल खाया तो उसके शरीर में भी एक जानी पहचानी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे याद आया कि जब वो सेनापति था तो उसके महाराज जयवर्धन अपनी पूरी सेना को एक खास तरह का पेयजल पिलाते थे, जिसे पीने के बाद पूरी सेना की रगों में ऊर्जा बहने लगती थी
और बिना रुके और बिना थके पूरी सेना कई दिनों तक जंग लड़ती थी। ये पेयजल इतना कीमती था कि इसको पाने के लिए कई राज्यों ने हमारी सेना पर हमला किया था, लेकिन आज तक कोई हमारी सेना से जीत नहीं पाया, और न ही आज तक कोई ये जान पाया कि ये पेय पदार्थ आखिर बनता कैसे है, क्योंकि हमारे महाराज अपने हाथों से इसे बनाते थे। सूर्या से सोच रहा था। दीपक ने शुरुआत कर दी। हर एक कागज पर वो मंत्र लिखने लगा। हर एक कागज प्रकाश मणि की रोशनी में भी चमक रहा था। दीपक ने 2 दिनों में पूरे 1000 कागजों को उस मंत्र से रोशन कर दिया था। अचानक वो सारे कागज हवा में उड़ने लगे और उनसे निकलने वाला प्रकाश दीपक के शरीर में प्रवेश करने लगा। दीपक भी हवा में उड़ने लगा। सूर्या ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले 600 सालों में इस गुफा में बहुत से लोग जादूगर आए थे, और तरह तरह के जादू मंत्रों से उन्होंने सूर्या को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी सूर्या को काबू न कर पाया था। दीपक हवा में योग मुद्रा में बैठा हुआ था। उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। हवा में बैठे हुए ही उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे वो हवा से नीचे उतरने लगा। दीपक को एक और शक्ति प्राप्त हो गई थी। अब वो गुरुत्वाकर्षण को भी काबू में कर सकता था। दीपक जमीन पर उतर चुका था। तुम इस संसार में कहीं भी रहकर अपना गुजारा कर सकते हो, तो तुम मेरे गुलाम क्यों बनना चाहते हो? दीपक ने सूर्या से सवाल किया। आपका गुलाम बनना मेरी किस्मत में लिखा था, और आप ही वो शख्स हैं जिसने मुझे श्राप से आजाद कराया। अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा। आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। दीपक ने सोचा, ये मेरा पीछा तो नहीं छोड़ेगा। मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगे? दीपक ने सूर्या से पूछा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, सूर्या बोला। तो चलो मेरे साथ। दीपक सूर्या को लेकर जाने लगा। मालिक, इन प्रकाश मणियों का क्या होगा? अब तो इनकी सुरक्षा करने वाला भी कोई नहीं है, सूर्या ने प्रकाश मणियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। दीपक ने उन मणियों की तरफ देखा और कुछ सोचा, और अपनी नई शक्ति की मदद से उसने सूर्या और सारी प्रकाश मणियों को हवा में उठा लिया और उड़ते हुए उस गुफा से बाहर निकल गया। दीपक जुंगा कबीले में वो प्रकाश मणियां ले आया। सब लोग देखकर हैरान थे, क्योंकि चारों तरफ रंग बिरंगी प्रकाश फैल गया था। हुकुम जिंदाबाद के चारों तरफ जयकारे लगने लगे। सूर्या ये देखकर समझ गया। शिवराज ने उन मणियों को बहुत हैरानी से देखा। ये मणियां आपको कहां से मिली? शिवराज ने हैरान होते हुए सवाल किया। मणियां देखकर सब इतने हैरान थे कि वो सब लोग ये भूल गए थे कि दीपक अभी यहां उड़कर आया है। उस दैत्य राक्षस की गुफा से, जहां मैं गया था, दीपक ने कहा। मतलब आपने उस दैत्य राक्षस को खत्म कर दिया? शिवराज बोला। मैंने उस दैत्य राक्षस के श्राप को खत्म कर दिया, दीपक बोला। श्राप? कैसा श्राप? शिवराज बोला। वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक इंसान था, जिसे एक भयानक श्राप ने जकड़ रखा था, और मैंने उसे इस श्राप से आजाद कर दिया, दीपक ने सूर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब लोग सूर्या को देखने लगे। वैसे इससे मिलो, इसका नाम सूर्या है, और वो दैत्य राक्षस यही है। दीपक की ये बात सुनकर कई लोग चौंक गए, और कई डर गए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये हमारी तरह एक आम इंसान है, और अब ये इस कबीले का ही सदस्य है, दीपक बोला। सब लोगों ने आंखें झुकाकर दीपक के फैसले का सम्मान किया। अच्छा सूर्या, अब मैं अपने बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, और तुम अब इस कबीले में रहकर यहाँ के लोगों की हिफाजत करना। मुझे पता है कि तुम एक सेनापति रह चुके हो, इसलिए हमारे कबीले की सेना अब तुम्हारे जिम्मे है, दीपक ने सूर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सूर्या ने हाँ में अपना सर हिलाया। शिवराज जी, इन्हें इनका काम समझा दीजिए, दीपक ने सूर्या की तरफ इशारा करते हुए शिवराज से कहा। जी हुकुम, शिवराज ने दीपक से कहा। दीपक ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और शिवराज को थमा दिया। ये मेरे नए होटल का कार्ड है, अगर कोई मैसेज भिजवाना हो तो इस पते पर भेज देना, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी इस पर लिखा है। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, कुछ अधूरे काम हैं जिन्हें करना जरूरी है, दीपक ने कहा। जुंगा कबीले के लोग ये समझ रहे थे कि दीपक अब यहीं रहेगा, लेकिन दीपक की इस बात ने कि वो वापस अपनी दुनिया में जा रहा है, ने सबको निराश कर दिया था। लेकिन सबको एक बात की खुशी थी कि दीपक ने उन सबको प्रकाश मणियों एक नायाब तोहफा दिया था। उनका कबीला अब और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। दीपक अपना बैग लेकर उस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस आ गया। होटल ब्लू शाइन में दीपक अपने कमरे में बैठा था, और उसके हाथ में कुछ प्रकाश मणियां थी, और वो कुछ सोच रहा था। तभी उसने अपने मोबाइल में ब्राउजर खोला और प्रकाश मणि के बारे में सर्च करने लगा। जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई उस देखकर दीपक के होश उड़ गए। ये प्रकाश मणि के एक छोटे से टुकड़े की कीमत है 10 करोड़ रुपए है, और वो टुकड़ा महज एक नाखून के बराबर था, जबकि दीपक के पास जो टुकड़े थे वो हाथ के अंगूठे से भी बड़े थे। मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन ने वो टुकड़ा एक नीलामी में 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, और इस टुकड़े को नाम दिया गया था द सन डायमंड, क्योंकि वो अंधेरी रात में सूरज की तरह चमकता था। दीपक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। दीपक ने अपना फोन निकाला और धर्मपाल जी को फोन कर दिया। हेलो, कैसे हैं सर आप?
फोन के दूसरी तरफ से धर्मपाल जी बोले। मैं तो ठीक हूं, आप मुझे ये बताइए, आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो कीमती चीजों की नीलामी करता हो? दीपक ने सवाल किया। जी एक बंदा है, उसका नाम समर सिंह है, दूसरी तरफ से धर्मपाल जी बोले। ठीक है, तो आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? दीपक ने सवाल किया। जी सर, मिलवा तो सकता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, धर्मपाल जी बोले। क्या प्रॉब्लम है, बताइए, दीपक बोला। वो समर सिंह मुंबई में रहता है, और उससे बात करने के लिए आपको भी मुंबई ही जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ से धर्मपाल जी बोले। ठीक है, कल आप फ्री हैं? दीपक ने सवाल किया। जी कल मैं फ्री हूं, दूसरी तरफ से धर्मपाल जी बोले। तो ठीक है, कल सुबह की फ्लाइट से हम दोनों मुंबई चलते हैं, आप समर सिंह को कॉल करके बता दीजिए, कल हम दोनों उससे वहां आकर मीटिंग करते हैं, दीपक बोला। ठीक है सर, धर्मपाल जी बोले। और ये कहकर दीपक ने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद धर्मपाल जी का फोन आया। सर, मेरे कहने पर वो कल शाम 7 बजे मीटिंग के लिए राजी हो गया है, धर्मपाल जी बोले। ठीक है, हम कल सुबह की फ्लाइट से मुंबई चलते हैं, दीपक बोला। ठीक है सर, धर्मपाल जी बोले। कल सुबह 9 बजे मैं आपको आपके घर से रिसीव करता हूं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, और ये कहकर दीपक ने फोन काट दिया। अगली सुबह 10 बजे दीपक और धर्मपाल जी फ्लाइट में बैठे थे। फ्लाइट रनवे पर कुछ दूर चली और फिर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। फ्लाइट आसमान में थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके होने की किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी, और फ्लाइट के लोग डर गए। आखिर फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था जिसको देखकर लोग डर गए? आखिर दीपक समर सिंह से क्यों मिलना चाहता है? और आखिर समर सिंह सबको अपने लाश बुलाकर ही बात क्यों करता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 38। घमंडी लड़की। दीपक और धर्मपाल जी दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में बैठ चुके थे, और फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी थी। हाईजैक। ये फ्लाइट हाईजैक कर ली गई है, अब कोई भी चालाकी नहीं दिखाएगा, एक आतंकवादी ने हाथ में बंदूक पकड़े हुए चिल्लाते हुए कहा। सारे पैसेंजर्स घबरा गए, कोई रोने लगा तो कोई अपने रब को याद करने लगा, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत डर गए। उसके साथ 6 और आतंकवादी बंदूक लेकर फ्लाइट में खड़े हो गए, और उन सातों में से एक जो उनका लीडर था, वो पायलट रूम में चला गया, और दोनों पायलट के सर पर बंदूक रखकर उसने उन दोनों पायलट को आदेश दिया, अब मैं जहां कहता हूं वहां पर तुम्हें ये फ्लाइट ले जाना है, नहीं तो तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा। पायलट की ट्रेनिंग में उन्हें धैर्य रखना सिखाया जाता है, उन्हें अपनी जान से ज्यादा पैसेंजर्स की जान की परवाह होती है। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो सब पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए बिना डरे वो दोनों पायलट उस आतंकवादी की बात मानने को तैयार हो गए। वो पायलट प्लेन को अपने रास्ते से मोड़ते इससे पहले ही फ्लाइट में ढेर सारी गोलियां चलने की आवाज आई। तुम दोनों, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वो आतंकवादी बंदूक का इशारा करते पायलट रूम से निकल गया। उसने देखा उसके साथ आए हुए उसके साथी सब मारे जा चुके हैं, सबके शरीर पर गोलियों लगी हैं, सबने एक दूसरे को मार लिया, लेकिन क्यों? वो आतंकवादी यही सब सोच रहा था, इतने में उस आतंकवादी के हाथ की बंदूक छूटकर हवा में उड़ने लगी, और उसकी नली उस आतंकवादी की तरफ ही घूम गई, और फिर वही हुआ जो उन सारे आतंकवादियों के साथ हुआ, वो बंदूक चल गई और उसकी सारी गोलियों ने उस आतंकवादी के शरीर को छन्नी कर दिया, और वो आतंकवादी नरक से धार गया। सारे पैसेंजर्स खुशी से झूम उठे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये चमत्कार हुआ कैसे। अंदर पायलट रूम में दोनों पायलट्स को भी पता चल गया कि सारे आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा आखिर हुआ कैसे? और इसका जवाब है कि ये सारा सब कुछ दीपक का किया धरा है। दीपक ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया। दीपक ने मन ही मन सोचा कि शुक्र है कि मुझे ये शक्ति प्राप्त हो गई, वरना सबके सामने उन सब आतंकवादियों को सबक सिखाना पड़ता और ये एक बड़ी न्यूज बन जाती, और मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम होने में भी देर हो जाती। लगभग 2.5 घंटे में दीपक और धर्मपाल जी मुंबई पहुंच गए। दीपक और धर्मपाल जी ने मुंबई एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ी और जो उन्होंने पहले से होटल बुक कर रखा था उसकी तरफ रवाना हो गए। धर्मपाल जी का तो अक्सर काम के सिलसिले में मुंबई आना जाना लगा रहता है, लेकिन दीपक पहली बार मुंबई आया था। टैक्सी में बैठे हुए वो मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहा था, रास्ते में उसे बड़े बड़े फिल्म स्टॉर्स का घर दिखे। दीपक होटल आ चुका था और अपने कमरे में अपना सामान रख वो कुछ देर बिस्तर पर बैठ गया। धर्मपाल जी, मैंने सुना है मुंबई के स्ट्रीट फूड बहुत मशहूर हैं, दीपक ने धर्मपाल से कहा। जी सर, आपने सही सुना है, लेकिन दिल्ली के भी कुछ कम नहीं है, धर्मलाल जी मुस्कुराते हुए बोले। मैंने सुना है यहाँ के वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस हैं, दीपक फिर बोला। जी सर, यहाँ के बड़ा का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, धर्मपाल जी बोले। तो ठीक है, चलिए बड़ा पाव खाने चलते हैं, दीपक बोला। ठीक है सर, धर्मपाल जी बोले। वो दोनों होटल से निकलकर बड़ा पाव खाने निकल गए। हालांकि वो चाहते तो होटल में भी खा सकते थे, लेकिन सड़क के किनारे खाने का एक अलग ही मजा होता है।
दीपक और धर्मपाल जी दोनों ही पैदल काफी दूर चले गए। रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे और सब स्टॉल्स के सामने बहुत भीड़ थी। दीपक ने देखा कि एक स्टॉल पर बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है। दीपक ने वहीं जाने का फैसला किया। चलिए धर्मपाल जी उस स्टॉल पर चलते हैं। दीपक और धर्मपाल जी दोनों ही उस स्टॉल पर चले गए। वहां पर एक 19 से 20 साल का एक लड़का था जो देखने में बदसूरत था। दीपक की नजर उस पर पड़ी और अचानक से वो कुछ सोचने लगा। क्या हुआ सर, आप क्या सोचने लगे? धर्मपाल जी ने दीपक को हिलाते हुए कहा। कुछ नहीं, बा ऐसे ही। एक्सक्यूज मी भैया, आप हमारे लिए 2 बढ़िया से वड़ा पाव बना दीजिए, एकदम तीखा। जी साहब, अभी बनाता हूँ। ये कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और अपने काम में लग गया। दीपक ने देखा कि वो लड़का हाइजीन का काफी ध्यान रख रहा था, जबकि और स्टॉल्स वाले इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे थे। वो ऐसे ही सबको खाना सर्व कर रहे हैं और लोग भीड़ लगाकर उनसे खाना खा रहे हैं। दीपक समझ गया कि आज भी लोग रंगों के भेद में जी रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि सफाई का ध्यान कौन रखता है और कौन नहीं। उन्हें बस लोगों के रूप से मतलब है। दीपक जब इस स्टॉल में आया तब इस नौजवान लड़के ने मुस्कुराकर दीपक और धर्मपाल जी का स्वागत किया। उस लड़के की मुस्कुराहट गवाह थी कि आज उसका काम बिल्कुल नहीं हुआ है और दीपक ही उसकी दुकान का पहला ग्राहक है। उस लड़के ने दीपक और धर्मपाल जी के सामने वड़ा पाव परोस दिया। दीपक और धर्मपाल जी ने जब उस लड़के के हाथ का बना हुआ वड़ा पाव खाया तो उसके स्वाद में वो दोनों खो गए। दीपक ने दिल्ली में बहुत बार वड़ा पाव खाया था, लेकिन उसने आज तक इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव कभी नहीं खाया था। दीपक ने और खाने का ऑर्डर दे दिया। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। दीपक पेमेंट करने काउंटर पर आया। कितने पैसे हुए? दीपक ने अपने पर्स से पैसे निकालते हुए पूछा। साहब 360 रुपये, वो लड़का बोला। दीपक ये सुनकर हैरान हो गया। दीपक और धर्मपाल जी दोनों ने ही मिलकर खाना खाया था, तो कम से कम भी बिल 1000 रुपये आना चाहिए था, लेकिन इतना कम बिल आना मतलब ये लड़का ईमानदार है। दीपक ने उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। साहब ये मेरी पहली बोनी है, इसलिए मेरे पास टूटे पैसे नहीं हैं, वो लड़का दीपक की तरफ निराशा से देखते हुए बोला। कोई बात नहीं, बाकी के पैसे तुम ही रख लो, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? दीपक ने सवाल किया। साहब मेरा नाम संजू है, वो लड़का मुस्कुराकर बोला। घर में कौन कौन है? दीपक ने उस लड़के से सवाल किया। दीपक के इस सवाल ने संजू को निराश कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अनाथ हूँ। पिछले महीने मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन एक रोड एक्सीडेंट में मर गए। ये बात बताते हुए संजू का गला भर आया। वो आगे कुछ बोलता इतने में एक काले रंग की ऑडी कार ने संजू के काउंटर को उड़ा दिया। वो तो गनीमत थी कि दीपक, संजू और धर्मपाल जी काउंटर से कुछ दूर खड़े थे, वरना उनके साथ हादसा हो जाता। मेरा सामान, मेरी दुकान, संजू जोर से चिल्लाया। वो ऑडी कार आगे जाके रुकी, उसका गेट खुला और उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आई। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, लंबा कद, खुले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, भूरी आंखें, और उसने ब्लैक कलर की सिंगल पीस ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। वो अपनी ऊंची हील की सैंडल को टक टक बजाते हुए चलकर संजू के करीब आई। संजू अपना सर पकड़कर रो रहा था। वो लड़की संजू के नजदीक आई और संजू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। संजू के गाल पर तमाचा पड़ते ही वो हड़बड़ा गया। 2 कौड़ी के लड़के, तेरी इस गंदी दुकान की वजह से हमारी इतनी महंगी कार पर डेंट पड़ गया। उस लड़की चिल्लाते हुए उस लड़के पर दोबारा मारने के हाथ उठाया। थप्पड़ उस लड़के के पड़ने ही वाला था, इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ काबू में रखो मैडम। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दीपक की थी। दीपक ने ही उस घमंडी लकड़ी का हाथ पकड़ रखा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ रोकने की? जानते हो हम कौन हैं? ये कहते हुए उस लड़की ने अपना हाथ दीपक के हाथ से छुड़ा लिया। नहीं जानता कि तुम कौन हो, और नहीं जानना चाहता हूं कि तुम हो कौन, बल्कि ये जरूर कह सकता हूं, जिस तरह की तुम्हारी ये हरकतें हैं उस हिसाब से तुम किसी अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद हो, और तुम्हारे जैसे बिगड़ों को सीधा करना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, दीपक ने उस घमंडी लड़की की तरफ घूरते हुए कहा। वो लड़की कुछ बोलती इससे पहले ही कुछ लड़के और लड़कियां वहां भागते हुए आए। नंदनी क्या हुआ? एक लड़के ने सवाल किया। इस लड़के की वजह हमारी कार पर डेंट आ गया, और जब हम इस कीड़े को सजा दे रही थी तब इस घटिया शख्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छेड़ने लगा, उस लड़की ने, जिसका नाम नंदनी है, ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़का मुड़ा और दीपक की तरफ चला गया। तुझे पता है तूने किसे परेशान की कोशिश की है, और तू जानता है मैं कौन हूं? आखिर कौन है ये लड़का? और वो घमंडी लड़की कौन है? आखिर कैसे निपटेगा दीपक इस सरफिरों से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर पाप। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 39। कार में तोड़फोड़।
तू जानता है कि तूने किसे परेशान करने की कोशिश की है, और तू जानता है कि मैं कौन हूं। दीपक ने पहले तो उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एकदम जोर जोर से हंसने लगा। हंस क्यों रहा है बे? वो लड़का बोला। नंदनी भी दीपक को हैरानी से देखने लगी। मेरी हंसने की वजह है तुम दोनों। हम दोनों मतलब क्या है तुम्हारा? वो लकड़ा सवाल करता है। एक घमंडी लड़की अपनी कार से एक गरीब इंसान की दुकान तोड़ देती है, और फिर बदले में उसी गरीब पर हाथ उठाती है, और जब उसे ऐसा गलत काम करने से रोका जाता है तो उसका एक चमचा भागते हुए आता है, और बोलता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, जैसे वो मुंबई कोई डॉन हो। ये बात कहते हुए दीपक जोर जोर से हंसने लगा। तेरी इतनी हिम्मत, ये कहते हुए वो लड़का दीपक को मारने के लिए आगे बढ़ा। इतने में एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और वो जमीन पर पट हो गया। ये देखते ही नंदनी का हाथ उसके खुले हुए मुंह पर चला गया। वो बुरी तरह से हैरान हो गई। उस लड़के के थप्पड़ मारकर दीपक नंदनी की तरफ बढ़ने लगा। नंदनी कुछ पीछे हटने लगी। देखो हमारे करीब मत आना, नंदनी डर से कहने लगी। दीपक ने चलते चलते रास्ते के किनारे पड़ा एक लोहे का रॉड उठा लिया। ये देखकर तो नंदनी की हालत खराब हो गई। देखो उस रॉड से हमें मत मारना, नंदनी डर से पीछे हटते हुए कहने लगी, और पीछे हटते हटते वो अपनी कार से टिक गई। दीपक ने करीब आकर नंदनी को पकड़कर उस कार से साइड कर दिया, और उस लोहे की रॉड से नंदनी की कार को तोड़ने लगा। नंदनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इतने में वो लड़का भी जमीन से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन दीपक से मार खाने के बाद तो उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो दीपक को रोक सके। नंदनी के सारे दोस्त बस तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दीपक को रोक सके। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। दीपक ने उस कार का कचूमर बना दिया था। जरा से देर में नंदनी की महंगी कार किसी सस्ते कबाड़े में बदल गई। दीपक उस कार को तोड़कर जब नंदनी के पार आया, दर्द हुआ न बिला वजह कोई तुम्हारा नुकसान कर देता है, और बिना गलती के कोई तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, बहुत तकलीफ होती है ना? कुछ थप्पड़ों में आवाज नहीं होती, लेकिन उनका दर्द बहुत दर्दनाक होता है, दीपक ने नंदनी को घूरते हुए कहा। नंदनी के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में अपनी बेइज्जती का बदला लेने की आग सुलग रही थी। अगर तुम चाहती हो कि इस मामले को मैं यहीं खत्म कर दूं तो अभी के अभी इस लड़के से माफी मांगो, वरना मैंने तुम्हें अभी सिर्फ झलक दिखाई है। नंदनी बहुत ही दुखी मन से उस लड़के की तरफ मुड़ी और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उस लड़के से माफी मांगी। आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी वजह से जो आपका नुकसान हुआ है उसके लिए हम शर्मिंदा है, नंदनी ने संजू की तरफ सर झुकाते हुए कहा, और ये कहकर नंदनी अपने आंसू पोंछते हुए अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई। दीपक वापस मुड़ा और उस रोते हुए लड़के के पास आया। तुम कहाँ रहते हो? दीपक ने अमन से सवाल किया। मैं पास में एक किराए की खोली में रहता हूँ। मुझे अपनी खोली नहीं दिखाओगे? दीपक ने मुस्कुराकर कहा। संजू के आंसू निकल रहे थे, और वो अपनी दुकान को देख रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दुकान का पूरा नुकसान भर दूंगा, बस तुम मुझे अपनी खोली दिखाओ। संजू ये सुनकर हैरान था कि दीपक उसकी खोली क्यों देखना चाहता है, लेकिन दीपक की ये बात सुनकर कि वो उसकी दुकान का नुकसान पूरा करेगा। संजू दीपक और धर्मपाल जी को लेकर अपनी खोली की तरफ चल दिया। रास्ते में धर्मपाल जी ने दीपक से कहा, सर आज आपने जो उस लड़की के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की और उसके साथ चुप बैठेंगे, तब हो सकता है कि वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने जरूर आएंगे, और मेरे इस शहर में न होने पर हो सकता है ये लोग इस बच्चे की जान के पीछे पड़ जाएं, इसलिए ही मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए इसकी खोली की तरफ जा रहा हूं, दीपक बोला। लेकिन सर इसके अपने, धर्मपाल जी आगे कुछ कहते दीपक बोल पड़ा। इसका अपना कोई नहीं है, आपने सुना नहीं था कि इसके माँ बाप और एक छोटी बहन एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए, दीपक बोला। हम आप ठीक कह रहे हैं, धर्मपाल जी बोले। बातें करते करते वो लोग संजू की खोली के पास पहुंच गए। संजू ने अपनी खोली का ताला खोला और वो तीनों लोग अंदर आ गए। साहब ये है मेरी खोली। संजू आगे कुछ बोलता, इतने में दरवाजे पर एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। संजू, पिछले 3 महीने से तूने खोली का भाड़ा नहीं दिया है, आज मैं तेरा सामान बाहर फेंक देगा। ये कहते हुए वो आदमी संजू की तरफ बढ़ा। इतने में दीपक ने उसे रोक लिया। कौन है बे तू, मेरे को रोकने वाला? तू होता कौन है? वो आदमी रौब में आकर बोला। बच्चे को धमकाने वाला तू होता कौन है? दीपक भी चिल्लाकर बोला। दीपक को चिल्लाते देखकर वो आदमी थोड़ा सहम गया। देखो साहब, इस छोकरे पर अपना 3 महीने के किराया बकाया है, इसी के वास्ते अपन इससे किराया वसूलने आया है, वरना अपने को कोई शौक नहीं है बेफिजूल में किसी को धमकाने का, वो आदमी नरमी से बोला। बात उसकी भी सही थी, किराएदार तो अपना किराया मांगेगा ही। कितना किराया बकाया है इस लड़के पर? दीपक ने सवाल किया। साहब पूरे 6000 रुपये, वो आदमी बोला। दीपक ने अपनी जेब से 6000 रुपये निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए, और वो आदमी वहां से चला गया।
साहब आप मेरे जैसे के लिए इतना परेशानी काय को मोल ले रहे हो, और मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगा? संजू बोला। मेरा कर्ज उतारना चाहता है? दीपक मुस्कुराकर बोला। हाँ साहब उतारना चाहता हूँ, संजू बोला। तो चल ठीक है, अपना सामान बांध और चल मेरे साथ, दीपक बोला। आपके साथ? कहाँ? संजू सवालिया नजरों से दीपक की तरफ देखते हुए बोला। सबसे पहले तो तू मेरे होटल चल और फिर कल सुबह मैं तुझे अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा, दीपक बोला। दिल्ली क्यों साहब? संजू बोला। क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ, और वहां पर मेरा बहुत बड़ा होटल है, और तू मेरे ही साथ रहना, दीपक बोला। लेकिन साहब यहाँ मेरी दुकान है, और संजू कुछ बोलता इससे पहले ही दीपक ने उसकी बात काट दी। दुकान से कितना काम लेता है? दीपक ने सवाल किया। महीने के 6000 रुपए तक लगभग। मेरे साथ चल, मैं तुझे महीने के 60,000 रुपए दूंगा। यह सुनकर तो संजू की आंखें बड़ी और कान खड़े हो गए। 60,000 रुपए? संजू हैरान होते हुए बोला। अब तो चलेगा मेरे साथ, दीपक बोला। वो लकड़ा फिर भी सोच रहा था, अगर यहाँ रहेगा तो खोली का किराया भी नहीं दे पाएगा, और अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ, तुझे क्या लगता है वो लड़की और उसके साथी तुझे छोड़ देंगे? कच्चा चबा जाएंगे तुझे, दीपक संजू को डराते हुए बोला। ये सुनकर तो संजू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैं चलूंगा आपके साथ, ये कहकर वो अपना जरूरी सामान बैग में भरने लगा। दीपक संजू को अपने होटल ले आया। शाम के 4 बज चुके थे। तूने खाना खाया? दीपक ने संजू से सवाल किया। नहीं साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया, संजू बोला। दीपक ने होटल के रिसेप्शन पर फोन करके खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर में खाना आ गया, और संजू बड़े मजे से खाना खाने लगा, क्योंकि कई सालों के बाद उसे ऐसा खाना नसीब हुआ था। उसकी माँ जिंदा थी तो वो संजू को लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती थी। शाम 6 बजे दीपक और धर्मपाल जी समर सिंह से मिलने के लिए निकल गए। क्या मिल पाएगा दीपक समर सिंह से? क्या संजू की जान को खतरा है? क्या नंदनी दीपक से अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगी? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 40। ऑक्शन हाउस में नीलामी। मुंबई एक आलीशान 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में दीपक और धर्मपाल जी समर सिंह के सामने बैठे हैं। समर सिंह धर्मपाल जी की ही उम्र का इंसान है, देखने में किसी रईस खानदान से लगता है। उसका रहन सहन और कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल अमीरों जैसा है। तो कहिए धर्मपाल जी, मुझ जैसे नाचीज को कैसे याद किया आपने? समर सिंह हल्का सा अपने सर को नीचे झुकाते हुए बोला। समर सिंह ने दीपक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो दीपक को धर्मपाल जी का नौकर या सेक्रेटरी समझ रहा था, और धर्मपाल जी ने फोन पर समर सिंह को दीपक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बस ये कहा था कि एक अच्छी डील के लिए वो समर से मिलना चाहता है, लेकिन डील क्या थे ये खुद धर्मपाल जी को भी नहीं पता थी। धर्मपाल जी ने दीपक की तरफ देखा। दीपक समझ गया कि धर्मपाल जी क्या कहना चाहते हैं। दीपक ने अपने बैग से एक ब्लैक कलर का लकड़ी का बना हुआ बॉक्स निकाला, और समर सिंह की तरफ देखते हुए उसने कहा, समर सिंह जी, एक बार आप अपने इस रूम की सारी लाइटें बंद कर दीजिए, दीपक समर सिंह की तरफ देखते हुए बोला। समर सिंह ने धर्मपाल जी की तरफ देखा और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। समर सिंह ने अपने अपने बटलर को इशारा किया, उसने पूरे कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। पूरे कमरे में बिल्कुल काला अंधेरा हो गया। दीपक ने उस काले बॉक्स को जैसे ही ओपन किया, चारों तरफ रंग बिरंगा प्रकाश फैल गया। समर सिंह और धर्मपाल जी दोनों ही हैरान थे। ये प्रकाश मणियां थी। दीपक ने उन मणियों में से एक को उठाया और समर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। समर सिंह ने हिचकते हुए उस मणि का पकड़ा। समर सिंह उस मणि को घुमा घुमा कर देखने लगे। इतने में दीपक ने उनके हाथ से वो मणि ले ली और उस मणि को उस काले बॉक्स में रखकर बॉक्स बंद कर दिया। कमरे में वापस से काला अंधेरा फैल गया। अब आप लाइट ओपन कर लीजिए। दीपक के इतना कहते ही सारी लाइटें खुल गई और कमरे में वापस प्रकाश फैल गया। ये क्या है? समर सिंह हैरान होते हुए बोले। आपने द सन डायमंड के बारे में सुना है? दीपक ने समर सिंह की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ सुना है, और ये भी जानता हूं कि वो किसने और कितने में खरीदा था, समर सिंह बोला। किसने खरीदा था ये सन डायमंड, क्या मैं जान सकता हूं? धर्मपाल जी बोले। वो एक गुजराती बिजनेसमैन है, उनका नाम है ठाकुर लखन सिंह। उन्होंने द सन डायमंड 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये सुनते ही दीपक समर सिंह को देखने लगा। ठाकुर लखन सिंह वही है जिनकी दीपक ने जान बचाई थी, और दीपक के बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद जिनके हाथों से ही दीपक को इनाम दिलवाया गया था, वही है ठाकुर लखन सिंह। तो क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? समर सिंह धर्मपाल जी की तरफ देखते हुए बोला। मैं क्या बताऊं, इन मणियों के मालिक से ही पूछ लीजिए, धर्मपाल जी बोले। मतलब आप इन मणियों के मालिक नहीं हैं, तो कौन है इनका मालिक? समर सिंह उचकते हुए बोला। धर्मपाल जी ने दीपक की तरफ इशारा कर दिया। ये हैं इन मणियों के मालिक। समर सिंह हैरान हो गया, जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था, वही है इन बेशकीमती मणियों का मालिक। समर सिंह को एकदम एहसास हुआ। समर सिंह ने दीपक की तरफ बनवटी हंसी हंसते हुए देखा।
तो आपके पास इन मनियों के डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही कि आप इन मनियों के मालिक हैं। समर सिंह ने सवाल किया। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और न ही मुझे इसका प्रोसीजर पता है, मैं बस ये चाहता हूं कि इन मनियों की नीलामी आप करवाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं, दीपक बोला। कितना अच्छा मुनाफा, समर सिंह बोला। समर सिंह भी पक्का खिलाड़ी था, उसने अपनी तमाम जिंदगी सौदेबाजी ही की थी, वो पक्का कर लेना चाहता था कि उसे कितना कमीशन मिलेगा। आप ही बता दीजिए, दीपक बोला। टैक्स कटने के बाद जो पैसा आपके पास आएगा उसका 15%, समर सिंह बोला। 2%, दीपक बोला। चलिए आपके लिए 10% बस, समर सिंह बोला। 3%, दीपक बोला। सर आप मजाक कर रहे हैं, 8%, समर सिंह बोला। 4%, दीपक बोला। चलिए 6%, समर सिंह बोला। 5%, डील, दीपक बोला। समर सिंह मुकुराने लगा। डील, समर सिंह ने दीपक से हाथ मिलाया। हमें ऑक्शन हाउस चलना होगा, और सबसे पहले आपके नाम इन मनियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, समर सिंह बोला। ठीक है चलिए, दीपक बोला। और तीनों समर सिंह की कार में बैठकर ऑक्शन हाउस निकल गए। आधे घंटे की ड्राइव के बाद समर सिंह की गाड़ी ऑक्शन हाउस के बाहर पहुंच गई। ऑक्शन हाउस के बाहर 2 गार्ड बंदूक लेकर खड़े थे। वो दोनों गार्ड समर सिंह को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने समर सिंह के साथ आए हुए दीपक और धर्मपाल जी को नहीं रोका। अंदर जाने के बाद दीपक को बहुत सारी एंटीक चीजें दिखाई दी, लेकिन वो ऑक्शन हाउस अंदर से काफी छोटा था। इस ऑक्शन हाउस में ये मनियां बिक पाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी कीमती चीज कोई खरीद सकता है, दीपक बोला। अगर यहाँ आपकी कीमती मनियां नहीं बिक पाती तो मैं आपको यहाँ लाता ही नहीं, समर सिंह बोला। समर सिंह काउंटर पर गया और वहां पर उसने वो डिब्बा रख दिया। काउंटर पर बैठी महिला ने डिब्बा खोला तो उसे हैरानी हुई और उसने एक एक मनी अपने हाथ से उठाकर देखी। इसके लीगल डॉक्यूमेंट दिखाइए और 10,000 रुपए जमा कीजिए। हमारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, समर सिंह बोला। तो ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा कीजिए, वो औरत बोली। आपके पास कैश है? समर सिंह ने दीपक की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं मेरे पास कैश नहीं है, कार्ड है। उस औरत ने स्वाइप मशीन दीपक के सामने कर दी। दीपक ने कार्ड स्वाइप किया और मशीन में पिन डाला। ये लीजिए सर आपकी पेमेंट हो गई, उस औरत ने दीपक का कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। दीपक ने वो कार्ड ले लिया। उस औरत ने एक फॉर्म दीपक को देते हुए कहा, सर ये फॉर्म फिल कर दीजिए। दीपक ने फॉर्म भर दिया और नीलामी की रकम डाली 200 करोड़ रुपए, और फॉर्म काउंटर पर जमा कर दिया। उस औरत ने फॉर्म देखा और उस फॉर्म पर मोहर लगाकर और उस फॉर्म से एक स्लिप काटकर दीपक को दे दी। सर आप गेट नंबर 6 से चले जाइए, आधे घंटे में आपकी धरोहर नीलामी के लिए पहुंच जाएगी, वो औरत बोली। दीपक, समर सिंह और धर्मपाल जी तीनों ही गेट नंबर 6 की तरफ बढ़ गए। गेट नंबर 6 में एंटर होते ही दीपक ने देखा कि वहां पर किसी बेशकीमती तांबे से बनी एक सुराही की नीलामी चल रही थी, जिसकी कीमत अब तक 80 करोड़ रुपए लग चुकी थी, क्योंकि ये सुराही हमारे भारत देश की 2000 साल पुरानी सभ्यता की एक प्राचीन बेशकीमती धरोहर है। 80 करोड़ एक, ऑक्शनर ने आवाज लगाई। 81 करोड़, एक 40 साल के आदमी ने उस सुराही की बोली लगाते हुए कहा। 82 करोड़, एक और आदमी ने बोली लगाई। 90 करोड़, एक प्यारी सी आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक 21 साल की लड़की ने उस सुराही की बोली लगाई। 90 करोड़ एक, 90 करोड़ दो, 90 करोड़ तीन, ये कहकर ऑक्शनर ने हथौड़ा मारा। ये प्राचीन धरोहर होती है राजकुमारी नंदिनी की। दीपक दूर खड़ा उसे देख रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दोबारा उनकी मुलाकात उस घमंडी लकड़ी से हो जाएगी। उसके साथ उसके वही 5-6 चमचे थे, जो दिन में दीपक को मिले थे। इसी तरह से अलग अलग चीजों की नीलामी होती रही। अब इन ऑक्शन की सबसे नायाब चीज जो है बिजली की तरह चमकती हुई प्रकाशमणियां। उस ऑक्शन हाउस की एक महिला कर्मचारी एक टेबल को सरकाते हुए ऑक्शन हाउस के बीच में लाई। सबसे पहले उस ऑक्शन हाउस की एक एक लाइट बंद कर दी गई, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर अचानक उस महिला कर्मचारी ने उस टेबल पर रखे हुए बॉक्स को ओपन कर दिया। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन हुआ, चारों तरफ रंग बिरंगी प्रकाश फैल गया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। ये क्या है? क्या ये बैटरी से जलते हैं? एक आदमी बोला। नहीं नहीं, ये सब वही है। कुछ साल पहले ठाकुर लखन सिंह ने एक छोटा सा टुकड़ा 10 करोड़ में खरीदा था। वो उंगली के नाखून के बराबर था, लेकिन ये तो इतने बड़े बड़े हैं, हो न हो इन सब की कीमत 100 करोड़ से ऊपर रखी जाएगी। तब अचानक वो बॉक्स बंद कर दिया गया और ऑक्शन हाउस की लाइटें खुल गई। तो ये है 5 अलग अलग रंगों की प्रकाशमणियां। जब अंधेरा होता है तब इनका प्रकाश सूरज जैसा हो जाता है, और अब इसकी कीमत रखी गई है 200 करोड़ रुपये, वो ऑक्शन बोला। ऑक्शन की ये बात सुनते ही कुछ लोग तो हैरान हक गए कि कुछ चंद हीरे के टुकड़ों की कीमत 200 करोड़ रुपये है, और कुछ लोग तो प्रकाशमणियां देखकर ही उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। क्या कोई खरीद पाएगा उन मणियों को?
क्या कीमत लग सकती है उन प्रकाश मणियों की? और क्या राजकुमारी नंदिनी दोबारा मिल पाएगी दीपक से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इन कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।